गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मिलते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इस चैप्टर का तीसरे पार्ट में। यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना। तो हम लोग देखते हैं वियना कांग्रेस के बाद यूरोप के हालत क्या हुआ था। तो वियना कांग्रेस के बाद यूरोप के हालत में देखा जाए तो यहाँ पर दो सबसे बड़े मूवमेंट यहाँ पर आ हुए थे, और ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को क्यों हुआ था, इसको अगर समझना है तो इसको समझने के लिए ये भी जरूरी है कि कुछ आइडियोलॉजी के बारे में समझना पड़ेगा। जो आइडियोलॉजी 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में धीरे धीरे करके स्प्रेड करने वाले थे, स्प्रेड कर रहा था। तो ये जब ये सब आइडियोलॉजी जो यूरोप में जाकर लोगों के बीच में गया, लोग इस आइडियोलॉजी बहुत ही ज्यादा इसके बारे में प्रभावित हुआ था, और ये आइडियोलॉजी धीरे धीरे करके यूरोप में वहां के जो मोनार्की सिस्टम था या गवर्नमेंटल सिस्टम था, इसके ऊपर वो इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है कि ये सब आइडियोलॉजी के बारे में जानना, और ये भी जानना कि इस आइडियोलॉजी को कैसे स्टार्ट हुआ था और कौन कौन से कंट्री में कौन से टाइम में स्टार्ट हुआ था और कैसे ये स्प्रेड किया था। उसके बाद हम लोग जाएंगे 1830 और 1848 के रेवोल्यूशन की तरफ, जिसे द एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं यहां से। यूरोप में वियना कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो चीज को लेकर हुआ था, ये है ये 5 आइडियोलॉजी: क्लासिकल लिबरलिज्म, रेडिकलिज्म एंड रिपब्लिकनिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म। ये जो 5 आइडियोलॉजी है, ये 5 आइडियोलॉजी में यूरोप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था इस टाइम में। लेकिन इसका शुरुआत कैसे हुआ था? इसका शुरुआत हुआ था 1789 के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसी दौरान यहाँ उसका शुरुआत हो गया था। तो जो मैंने पहले जो 2 वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसके कारण क्या था, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन धीरे धीरे फ्रांस के सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट लेकर आए थे, और फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद फ्रांस में कैसे 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 धीरे धीरे करके चेंज आ रहे थे, और उसके बाद वहां से कैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने आए, और नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप में कैसे वो अपना एम्पायर बनाया। ये सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। लेकिन यहां पर एक चीज मैंने डिस्कस नहीं किया था, वो है कि ये सब आइडियोलॉजी फ्रेंच रेवोल्यूशन में से कैसे आए थे। इसको हम लोग डिस्कस करने के लिए छोटे छोटे कुछ पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। जैसे पहले जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, जैसे वहां पर आइडियाज ऑफ ला पैट्रे, जो द फादरलैंड भी कहते हैं, या ले सिटोयन, जिसे द सिटीजन भी कहते हैं, ठीक है, मतलब आइडियाज ऑफ ला पैट्री, ये जो फ्रेंच वर्ड में आता है, इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो द फादरलैंड, और ले सिटीजन जिसको इंग्लिश में बोले तो द सिटीजन। तो ये यहां पर देखा जाए ये 2 चीज आया था फ्रेंच में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले आए थे या फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में धीरे धीरे करके ये स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। अब ये चीज है क्या? यहां पर बोला जा रहा है बेसिकली यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पूरे जो कम्युनिटी जो फ्रांस के अंदर रह रहे हैं, ये सब इक्वल राइट्स को एंजॉय करेंगे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर। तो ये जो चीज है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर मतलब इक्वल राइट्स एंजॉय करना, तो ये चीज देखा जाए ये सब आइडियोलॉजी को इंडिकेट कर रहा है। जैसे ये कौन सी चीज को इंडिकेट कर रहा है? लिबरलिज्म को इंडिकेट कर रहा है, रिपब्लिकनिज्म को इंडिकेट कर रहा है, और नेशनलिज्म को इंडिकेट कर रहा है, ये 2 चीज। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे एक नया फ्रेंच का फ्लैग जो लेकर आए थे, जो पहले जो वहां का रॉयल जो फ्लैग थे, रॉयल स्टैंडर्ड जो फ्लैग थे, उसकी जगह में एक नया फ्रेंच का फ्लैग लेकर आए थे जिसमें ट्राई कलर होगा।
तो ये जो फ्लैग लेकर आए थे, ये फ्लैग भी अगर देखा जाए, ये वहां के जो आम जनता थे, उस आम जनता ने सोचा कि फ्रांस में एक नया फ्लैग सिस्टम होगा, ये फ्लैग सिस्टम जो पूरे फ्रांस को यूनिटी को दिखाएगा। मतलब फ्रांस में जो अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं, सभी लोग मिलजुल कर फ्रांस में रह रहे, तो तीनों स्टेट के लोग मिलजुल कर रह रहे, तो इसलिए फ्रांस की यूनिटी को इससे दर्शाता है ये फ्लैग। तो इसलिए एक नया वाला फ्लैग लेकर आए थे, तो इसमें यूनिटी आ गया। मतलब यहाँ पर सबसे जो जो चीज आ रहा था, वो आ रहा था जो आइडियोलॉजी, वो है नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी। मतलब यहाँ से भी धीरे धीरे करके नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी स्प्रेड कर रहा था। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं कि तीसरा पॉइंट जो है ये है स्टेट्स जनरल जो थे रिप्रेजेंट स्टेट्स। मतलब पहले स्टेट्स जनरल होते थे, एक टाइप का पार्लियामेंट था, तो स्टेट जनरल के जगह में अब उसके जगह में क्या आया, नेशनल असेंबली आए थे। ये 1789 से पहले स्टेट जनरल थे। अब 1791 से देखा जाए तो नेशनल असेंबली वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया था। तो मतलब देखा जाए, पहले स्टेट जनरल जो अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव लोग वहां पर स्टेट जनरल में आते थे, अब वहां से नेशनल असेंबली जो होल नेशन को रिप्रेजेंट करता था, तो ये वाला सिस्टम लेकर आए। मतलब होल नेशन आ गया, ये नेशनलिज्म को आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर गया था यहां से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी बुलाया गया था। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इससे पहले के अलग अलग एरिया में अलग अलग वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, मतलब लोकल गवर्नमेंट टाइप के ऐसे अलग अलग जगह में थे। अब उसके जगह में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेकर आया जा रहा था। मतलब पूरे कंट्री में एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, जो एक सेंट्रल के द्वारा पूरे अलग अलग एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कंट्रोल किया जाएगा। ये भी एक नेशनलिज्म को आइडियोलॉजी को यहां से दर्शाता है। उसके बाद क्या है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर abolished। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर abolished एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो अलग अलग जगह में जो कस्टम ड्यूटी थे, इस कस्टम ड्यूटी को भी एबोलिश किया गया, और उसके जगह में क्या हुआ, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो एक ही मतलब अलग अलग जगह में कस्टम ड्यूटी को एबोलिश करके एक सेंट्रलाइज कस्टम सिस्टम लेकर आएगा। जैसे अभी इंडिया में जैसे जीएसटी वाला सिस्टम है ना, इसी टाइप का। मतलब अलग अलग जगह में ऐसे, इसमें क्या प्रॉब्लम होता था, ये फिजियोक्रेट्स लोग ने ये वहां पर बोले थे, जो एक तरीके से देखा जाए फिलोसफर थिंकिंग के अंदर आ जाता है। फिजियोक्रेट्स लोग ने वहां पर क्या बोले थे कि अगर देखा जाए, यहाँ का सामान अगर दूसरे जगह में जाकर अगर बेचना है, तो अलग अलग जगह में अगर कस्टम्स ड्यूटीज अगर देना है, तो उसमें क्या होता है कि चीजें का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब अलग अलग स्टेट में अगर कस्टम ड्यूटी देते देते जगह जाए, तो उस चीज का प्राइस सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये एक सेंट्रलाइज कस्टम ड्यूटी वाला सिस्टम हो, तो एक जगह तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, तो इसका प्राइस मतलब ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये वाला सिस्टम ले आने के लिए बोला गया है। लेकिन इससे सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट आए थे, इसमें सोसाइटी के ऊपर ये इफेक्ट आया था कि इसके वजह से ना नेशनलिज्म सिस्टम आए थे। मतलब एक जगह के लोग दूसरी जगह में जाते थे, उसके लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, मतलब एक ही टैक्स ड्यूटी देकर वो जा सकते थे। इसके साथ साथ एक मेजरमेंट सिस्टम, जो मतलब चीजें जो हम लोग मेजर करते हैं, तो ये मेजरमेंट सिस्टम अगर एक ही अगर एकक हो, ठीक है, मतलब एक ही यूनिट को हम लोग वहां पर यूज करें, तो ये भी वही चीज से होता है कि फ्रांस में देखा जाए, फ्रांस में एकदम लेफ्ट साइड में जो स्टेट है, वहां पर जो यूनिट को यूज करते थे, राइट साइड में वही स्टेट अब वही यूनिट सिस्टम को यूज करते थे। मतलब सभी जगह में वही एक ही सिस्टम थे। तो इसको भी नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी को ये दर्शाता था। यहाँ से भी नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी धीरे धीरे करके स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। कॉमन लैंग्वेज, ये और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है। कॉमन लैंग्वेज मतलब सभी का भाषा एक ही है, तो कॉमन लैंग्वेज भी नेशनलिज्म को आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया था। और क्या था, उसके बाद देखा जाए धीरे धीरे करके वहां से जो नेपोलियन बोनापार्ट आना स्टार्ट कर दिया था। मतलब फ्रांस की हिस्ट्री चेंज हुआ था। फ्रांस की हिस्ट्री ये जो टाइम पीरियड मैं बोल रहा हूँ 1789 से स्टार्ट करके 1795 तक ये सिस्टम बोला जा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करके नेपोलियन बोनापार्ट आए थे। नेपोलियन बोनापार्ट फाइनली जब वो एम्पेरर बने थे फ्रांस के, तो 1804 के आसपास वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया, नेपोलियन कोड लेकर आए थे। नेपोलियन कोड, जिसे कोड ऑफ नेपोलियन भी कहते हैं उसे, तो ये और इसे सिविल कोड भी कह सकते हैं। 1804 में आए थे। मतलब नेपोलियन के जो कोड सिस्टम थे, ये एक लॉ वाला सिस्टम, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें पूरे फ्रांस के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और ये फ्रांस के वो ऑल ओवर फ्रांस में सभी जगह में एप्लीकेबल होगा।
तो इसके वजह से भी एक मतलब यूनिटरी सिस्टम आए ऑल ओवर फ्रांस में। तो ये भी नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी को यहाँ से बढ़ावा मतलब यहाँ से उसे बढ़ावा देने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। उसके बाद और क्या चीज़ है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पर पहले स्टेट सिस्टम थे और स्टेट सिस्टम की वजह से लोगों के बीच में डिफरेंस आते थे और इसके वजह से क्या होता है कि लॉ के नज़र में अलग अलग लोगों को अलग अलग दृष्टि से वो देखा जाता था। तो यहाँ पर यही चीज़ को खत्म किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब लॉ से पहले इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी। तो लॉ से पहले सब लोगों को एक ही नज़र से देखा जाएगा, मतलब लॉ कानून के नज़र में सभी लोग एक ही चीज़ नज़र से देखा जाएगा और प्रॉपर्टी के ऊपर सबका समान अधिकार रहेगा। तो ये जो चीज़ है ये लिबरलिज्म को आइडियोलॉजी को दर्शाता है। यहाँ से लिबरलिज्म को आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब जो उदार मेंटेलिटी वाला आइडियोलॉजी था। उसके बाद एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम जो 1789 से पहले जो सामंत प्रथा थे इसको धीरे धीरे एबोलिश करना स्टार्ट कर दिया। ये यहाँ से देखा जाए तो लिबरलिज्म सिस्टम, रेडिकलिज्म सिस्टम ये धीरे धीरे करके आना स्टार्ट कर दिया था। ये फ्यूडल सिस्टम, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम जो थे ये सिर्फ कॉन्जर्वेटिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन जैसे ही ये फ्यूडलिज्म सिस्टम को खत्म करना स्टार्ट कर दिया था तो यहाँ से धीरे धीरे करके जो मिडिल क्लास लोग थे, बुर्जुआस लोग, ये ऊपर आना स्टार्ट कर दिया था। तो बुर्जुआ लोग ऊपर आना मतलब लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे और वहां से जो आम जनता थे, आम जनता मतलब जो एकदम से नीचे लोग जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, ये भी धीरे धीरे करके 1792 के बाद से धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट कर दिया था। तो ये भी देखा जाए यहाँ से रेडिकलिज्म भी ऊपर आना स्टार्ट कर दिया था और वहां से रिपब्लिकनिज्म भी आइडियोलॉजी आ रहा था ऊपर और सोशलिज्म का आइडियोलॉजी भी यहाँ से धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सभी चीज एक दूसरे के साथ लिंक हुआ है। तो उसके बाद देखा जाए सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसे भी सिंप्लीफाइड किया, मतलब आसान बनाओ, सिंप्लीफाइड सिस्टम। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम है तो ये भी सिस्टम उसके अंदर आ जाता है। तो पूरे ऑल ओवर कंट्री में एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा जिसके वजह से पूरे फ्रांस को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये भी एक यूनिफिकेशन को दर्शाता है और नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं ये चीज। उसके बाद क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर्स। तो गुड्स एंड कैपिटल एक रीजन से दूसरी जगह में आसानी से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिसको कस्टम्स ड्यूटी के ओर से भी बोला गया, उसके ऊपर अलग अलग कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगाया नहीं जाएगा। तो ये भी एक नेशनलिज्म को आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से एक जगह के लोग दूसरी जगह में आसान तरीके से जा सकते थे, लोगों के बीच में मेलजोल बढ़ा और वहां से नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी धीरे धीरे करके स्प्रेड होना स्टार्ट कर दिया। तो ये नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी जो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो वहां से जैसे जैसे नया नया आइडियोलॉजी बना था, ये आइडियोलॉजी धीरे धीरे करके पूरे फ्रांस में और फ्रांस के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ को पकड़कर ये पूरे यूरोप में स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। कैसे? क्योंकि ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया कि ऑल ओवर यूरोप में वो अपना एम्पायर बनाए थे, रशिया और इंग्लैंड को छोड़कर। तो जहां जहां उन्होंने गया था वहां वहां नेपोलियन क्या किया था, वहां पर चेंज लेकर आए थे वहां का सोसाइटी में। और उसी दौरान देखा जाए वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुआ था, सोसाइटी में चेंज हुआ था, इकोनॉमिकल फॉर्मेशन में चेंज हुआ था और लोगों के बीच में नया तरीके से सोच भी आना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके वजह से क्या हुआ, वहां में लोग में ये सब आइडियोलॉजी आना स्टार्ट कर दिया और वहां पर पुराने जो फ्यूडल वाला सिस्टम था वो भी धीरे धीरे करके कोलैप्स होना स्टार्ट कर दिया था। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ से देखा जाए ये 1815 तक, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम तक ये 5 आइडियोलॉजी धीरे धीरे करके आए थे। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के जाने के बाद यूरोप में फिर से क्या हुआ, वियना कांग्रेस हुआ। वियना कांग्रेस के बाद फिर से वहां पर बोला जा रहा है कि ऑर्थोडॉक्स जो मोनार्की वाला सिस्टम ये या एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम, इसको वापस ले आया जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक नया आइडियोलॉजी आया था, ये है कि कंजर्वेटिज्म। ठीक है, मतलब पुराने जो सोच था ये सोच को वापस ले आया जाएगा। क्योंकि इसको कौन सपोर्ट करता था, इसको सपोर्ट करते थे जो क्लार्जी नोबिलिटी जो लोग थे या राजा लोग थे, ये सपोर्ट करते थे, क्योंकि पुराने सिस्टम में ही इनके हाथ में पावर था। लेकिन अभी अगर लिबरलिज्म सिस्टम या रेडिकलिज्म सिस्टम अगर आ जाए तो इनके हाथ से पावर चला जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये सपोर्ट करते थे पुराने सिस्टम को, तो इसलिए ये कंजर्वेटिज्म इसको कहलाता। ठीक है,
और लिबरलिज्म अगर देखा जाए यहाँ से जो क्लास लोग यानी मिडिल क्लास लोग चाहते थे कि हम लोग मतलब वो धीरे धीरे आगे आ रहे और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम आए, मतलब वो चाहते थे मोनार्की सिस्टम रहे, एक्चुअल मोनार्की जगह जगह में वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। तो ये हो गया लिबरलिज्म सिस्टम। और रिपब्लिकनिज्म जो आम जनता वो चाहते थे कि सभी लोगों को इक्वालिटी देगा जाएगा, लॉ के नजर में सबको इक्वालिटी मिलेगा। तो ये हो गया रिपब्लिकनिज्म यानी रेडिकलिज्म सिस्टम। और सोशलिज्म जो इकोनॉमिकली मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सोशलिज्म का आइडियोलॉजी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिया था। तो अब देखते हैं कि कौन से आइडियोलॉजी, एक एक आइडियोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और फिर देखेंगे ये आइडियोलॉजी कैसे यूरोप में मतलब कौन से देश से पहले स्टार्ट हुआ था और कौन से देश में कैसे ये स्प्रेड किया था। जैसे पहले यहां पर बोला जा रहा है क्लासिकल लिबरलिज्म कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर, जिसका मतलब है फ्री, मीनिंग फ्री। तो लैटिन वर्ड लिबर से आया है, इसका मतलब है फ्री। बिगिनिंग इन स्पेन एंड फ्रांस ड्यूरिंग द 1820s। तो 1820s के जो डिकेड है उसमें स्पेन और फ्रांस में ये पहले स्टार्ट हुआ था। लिबरलिज्म सून स्प्रेड टू इंग्लैंड, उसके बाद ये इंग्लैंड में स्प्रेड हुआ था। हालांकि यहाँ पर देखा जाए कि क्लासिकल लिबरलिज्म ये पहले स्टार्ट हुआ था 1789 में फ्रांस में पहले ये स्प्रेड हुआ था, लेकिन इंग्लैंड में स्प्रेड हुआ था, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था 1820s के डिकेड से, और उसके बाद यूरोप में ये धीरे धीरे करके फैलता गया था लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी। और ये आया था किसके बीच से? लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी आ रहे थे जो बुर्जुआ क्लास लोग हैं यानी मिडिल क्लास लोग हैं, उनके बीच से लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी धीरे धीरे करके आ रहे थे। देखते हैं, consisting of businessmen and professionals, the liberals wanted modern efficient self government। तो इसमें कौन से आते हैं? बिजनेसमैन आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं। लिबरल्स क्या चाहते थे? मॉडर्न एफिशिएंट सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब ऐसे गवर्नमेंट सिस्टम हो जो सेल्फ हो। ऑल्दो दे वर नॉट ऑलवेज फॉर यूनिवर्सल मेल सफ्रेज। तो यहाँ पर क्या है, ये जहां पर हमेशा मेल लोगों की सप्रेस करे, मतलब जो वहां पर डोमिनेट करे, ऐसे टाइप का वो गवर्नमेंट सिस्टम चाहते थे। मतलब स्पेशली यहाँ पर ये चीज बोला जा रहा है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, मतलब वो मोनार्की सिस्टम चाहते थे। यहाँ पर है कि मोनार्की में राजा जो होगा, राजा वो अपने काम के लिए पार्लियामेंट के पास और रेस्पॉन्सिबल होगा, मतलब एक पार्लियामेंट भी वो चाहते थे। और इस पार्लियामेंट में वोट कौन देगा? वोट देगा ऑब्वियसली जो जिसके पास पैसा है। और यहाँ पर यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेटिव वही होगा जो जिसके पास पैसा है। तो मतलब वोट देगा जो वो भी पैसे वाला लोग होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा ये ज्यादा पैसे वाला लोग होगा। और ऑब्वियसली ये 1789 के बाद अगर देखा जाए फ्रांस के हालात देखा जाए तो यही सिस्टम आए थे। स्पेशली देखा जाए तो जो 1789 से 1791 तक ये सिस्टम चला था, जो और उसके बाद 1815 से स्टार्ट करके ये सिस्टम कुछ दिन के लिए आया था। तो ये देखा जाए इसमें भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग हैं इन लोगों के पास पैसा था लेकिन इन लोगों के पास पावर नहीं था। तो ये अपने पैसे से मतलब ये खरीदना चाहता था सब कुछ, और ये इसलिए चाहता था कि पार्लियामेंट में ये जाए तो उनके पास पावर कैसे रहेगा कि जैसे मोनार्की सिस्टम था, मतलब राजा रहेगा, राजा अपने नाम से देश को शासन करेगा, लेकिन राजा अपने काम के लिए पार्लियामेंट के पास रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी पावर मेरे हम लोगों के हाथ में ही रहेगा। तो ये लोग ये चाहते थे, ये इसलिए ये हो गया लिबरलिज्म, मतलब उदार मेंटालिटी वाला ये सिस्टम आ गया। उसके बाद दे वांटेड फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ द असेंबली, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस। तो ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस, तो प्रेस का फ्रीडम हो, मतलब जो न्यूज़पेपर है उस प्रेस का फ्रीडम हो, एंड फ्रीडम ऑफ द असेंबली, असेंबली जो जितना भी असेंबली वो आयोजन करना चाहते थे उसका भी फ्रीडम हो। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स का भी फ्रीडम हो, मतलब वहां पर सरकार के द्वारा कोई भी रोक टोक ना हो। स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर ना हो। तो ये सब चीज का फ्रीडम चाहते थे। और दे वांटेड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लेजिस्लेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी, तो वो लोग भी चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। अभी मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्की सिस्टम, तो राजा पार्लियामेंट के पास रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पास रिस्पॉन्सिबल होगा, ये चीज होगा। पार्लियामेंट के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता था, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के पास रिस्पॉन्सिबल होगा, यही चीज बोला जा रहा है। और लेजिस्लेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज, लेजिस्लेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब लेजिस्लेटिव होता है कि अबाध, जो जहां पर कोई भी रोक टोक नहीं होगा,
अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह में ट्रेडिंग करने के लिए जाओ तो तुम्हारे ऊपर तुम कोई भी रोक टोक नहीं होगा, तुम अपने सामान को जाकर इजीली तुम यहाँ से जाकर दूसरी जगह में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो पहले जो मार्केंटाइल जो थ्योरी थे, मार्केंटाइल थ्योरी में उसमें क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह में अगर तुम ट्रेडिंग करने के लिए जाओ तो उसके ऊपर रोक टोक लगाते थे, सरकार के द्वारा या राजा के द्वारा रोक टोक लगाते थे। लेकिन अभी लेजिस फेयर इकोनॉमिक सिस्टम में ये चीज हटाया गया, क्योंकि इससे होता है कि स्टेट को इकोनॉमिकली फायदा पहुंचता है। ठीक है, तो ये चीज को बोला जा रहा है। कोई भी आदमी किसी भी सामान को लेकर वो मार्केटिंग कर सकता है, तो ये चीज बोला जा रहा है। और इसमें और एक चीज क्या है, सच एज फ्री ट्रेड एंड लो टैरिफ। तो ट्रेड एकदम से सबसे मतलब इसके ऊपर कोई सरकार का द्वारा कंट्रोल नहीं रहेगा, और लो टैरिफ्स मतलब इसका टैरिफ्स मतलब जो शुल्क होता है ये भी बहुत ज्यादा कम होगा। दे आर जनरली अगेंस्ट यूनियंस। तो ये क्या हुआ, ये स्पेशली ये यूनियंस के खिलाफ थे। मतलब यहाँ पर कोई सेंट्रल के द्वारा कोई भी रोक टोक नहीं लगाया जाएगा, यहाँ पर सबको ओपनली अपने काम करने का मौका मिलेगा। लिबरलिज्म, लिबरलिज्म जहां पर तुम अपना फायदे के लिए तुम कर सकते हो। तो ये मिडिल क्लास लोगों को हिसाब से ये लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी बनाया गया था। और देखा जाए लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी फ्रांस से बने थे 1789 में, लेकिन 1820 के डिकेड है, मतलब वियना कांग्रेस के सेशन के बाद से ही देखा जाए यूरोप और इंग्लैंड और यूरोप के वो दूसरी जो कंट्री है वहां पर धीरे धीरे करके ये बहुत ज्यादा स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और इस लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके ये बाद में जाकर और भी बहुत सारे आइडियोलॉजी आए थे जो इसके साथ डिबेट करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे रेडिकलिज्म एंड रिपब्लिकनिज्म। तो रेडिकलिज्म मतलब उग्रवाद एंड रिपब्लिकनिज्म जो प्रजातंत्रवाद, ये है, ये सब आइडियोलॉजी आ रहा है। तो रेडिकलिज्म एंड रिपब्लिकनिज्म का इसका सपोर्टर कौन है? इसका सपोर्टर है कि आम जनता, मतलब जो वर्कर्स और पीजेंट्स लोग है, ये आम जनता इसका सपोर्टर है। तो लिबरलिज्म का मैंने बोला है कि ये मिडिल क्लास लोग इसका सपोर्टर थे, लेकिन रेडिकलिज्म या रिपब्लिकनिज्म में ये आम जनता लोग इसका सपोर्टर क्यों हुआ? क्योंकि ये लोग समाज में इसके पास कोई भी सुविधा नहीं थे। 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो 1789 से 91 तक देखा जाए वहां पर फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम आए थे, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि आम जनता का जो सुविधा वो उनको नहीं मिला था, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वाले सिस्टम में भी देखा जाए जो वोट जो देंगे और जो रिप्रेजेंटेटिव बनेगी ये भी पैसे वाले लोग बनते थे। मतलब मिडिल क्लास लोगों को सुविधा मिल गया, बुर्जुआ लोगों को सुविधा मिल गया, लेकिन जो वर्कर्स और पीजेंट्स लोग हैं इनके पास वो सुविधा नहीं मिला था। तो इसलिए ये चाहते थे कि अपने सुविधा के लिए लड़ाई करने के लिए, तो वहां से ये चाहते कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिले, सभी लोग। और सबसे बड़ी बात है सब लोगों को प्रॉपर्टी के ऊपर अपना इक्वल राइट मिले। तो यहाँ से रेडिकलिज्म एंड रिपब्लिकनिज्म का थ्योरी आया था। यानी ये थ्योरी स्पेशली ये थ्योरी आना स्टार्ट किया था फ्रांस से ही आना स्टार्ट किया था, रिपब्लिकनिज्म और रेडिकलिज्म का जो थ्योरी 1792 से ये फ्रांस में पहले आए थे। ठीक है, जैसे मतलब 1792 में मतलब लिबरलिज्म का जो गवर्नमेंट वहां से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम जैसे वहां से डिक्लाइन हुआ था, वहां से ये आना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद देखा जाए ये रेडिकलिज्म और रिपब्लिकनिज्म जो कॉन्सेप्ट है ये धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में, मतलब इंग्लैंड में पहले और उसके बाद यूरोप में ये फैलना स्टार्ट कर दिया था। इंग्लैंड में कैसे फैले थे? मतलब इस इंग्लैंड में फैलने के लिए इसका ज्यादा रोल है कि नेपोलियन का ही रोल था। नेपोलियन 92 में जैसे फ्रांस में आए थे तो नेपोलियन 1804 के बाद से जैसे एम्पायर बनाना स्टार्ट कर दिया तो आम जनता ये सोचने लगे कि हमारे पास अब मौका है कि नेपोलियन वो विप्लव का संतान है, तो वो जो आइडियोलॉजी जो उसके वजह से जो यूरोप में फैल रहे, तो इस आइडियोलॉजी की वजह से हम अपना जो मकसद है वो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ से 1804 से पूरे यूरोप में धीरे धीरे करके फैलना स्टार्ट कर दिया था। और स्पेशली देखा जाए इंग्लैंड में 1820 के जो डिकेड है उस डिकेड से इंग्लैंड में ये फैलना स्टार्ट कर दिया था रेडिकलिज्म एंड रिपब्लिकनिज्म। और इसके वजह से देखा जाए फ्रांस में के अगर इसका हिस्ट्री देखा जाए तो फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रांस में देखा जाए 1792 में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की खत्म हुआ था उसके बाद तो वहां से रिपब्लिकनिज्म का गवर्नमेंट आए थे। जैसे फ्रांस का हिस्ट्री अगर देखा जाए कैसे 1792 से 95 तक वहां पर जैसे ऑथोरिटेरियन और डायरेक्टोरियल और रेवोल्यूशनरी रिपब्लिक ये गवर्नमेंटल सिस्टम वहां पर था 1792 से 95 तक। और 95 से 99 तक अगर ये सिस्टम देखा जाए तो यहाँ पर जो ओलिगार्शियल डायरेक्टोरियल का गवर्नमेंट सिस्टम था, ये भी एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट एक टाइप का बोल सकते हो। 99 से 1804 तक यहाँ पर ऑटोक्रेटिक रिपब्लिक वाला सिस्टम था, मतलब यहाँ पर कॉन्सुलेट रूल था।
जो भी एक रिपब्लिक सिस्टम का था, लेकिन रिपब्लिक सिस्टम भी बोल सकते हो, लेकिन 1804 से वहां पर पूरा नेपोलियन बोनापार्ट अपने एम्पायर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो फ्रांस में ये रिपब्लिकन जो सिस्टम ये देखा जाए 1792 से 1804 तक यहाँ पर था। तो ये इतना लंबा टाइम तक अगर फ्रांस में जो सिस्टम था, ऑब्वियसली उसके जो नेबरिंग जो कंट्रीज है उस कंट्री के ऊपर ये तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। और उसके नेबर कंट्री में इंग्लैंड भी आता है, तो इंग्लैंड में इसके बाद धीरे धीरे करके ये इसके ऊपर इफेक्ट आना स्टार्ट कर दिया। पहले नेपोलियन के जरिए यूरोप के दूसरे कंट्री में गया था, फिर इंग्लैंड में ये इफेक्ट आना स्टार्ट कर दिया था। तो यहां पर देखते हैं रेडिकलिज्म अपीयर्ड इन द 1820s डिकेड इन इंग्लैंड एज द फिलोसॉफिकल रेडिकल्स। तो वहां पर फिलोसॉफिकल रेडिकल्स नाम से वो धीरे धीरे करके वहां पर आना स्टार्ट कर दिया था रेडिकलिज्म। दिस प्रिंसिपल्स एंड अनकन्वेंशनल ग्रुप, तो ये जो समाज में इतने ज्यादा फेमस नहीं है उस ग्रुप के अंदर से ये ज्यादा आए थे प्रिंसिपल, consisting partially of workers and partially of industrialists, had its great leader जेरेमी बेंथम। तो इसका ये वर्कर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच से ही आए थे, और इसका जो फेमस लीडर थे वो जेरेमी बेंथम थे, एक ब्रिटिश थे। तो ये वहां से ये कॉन्सेप्ट आए थे। इंडियन हिस्ट्री में ये जेरेमी बेंथम का भी थोड़ा सा रोल है, या उनका एक आइडियोलॉजी है जो यूटिलिटेरियलिज्म, उस आइडियोलॉजी को भी इंडियन हिस्ट्री में इसका थोड़ा सा रोल है। तो जो भी हो, द रेडिकल्स वर एंटी चार्च। रेडिकल्स कहते हैं ये चार्च के खिलाफ थे, और एंटी मोनार्की, ये मोनार्की सिस्टम के खिलाफ थे। तो लिबरलिज्म में क्या बोला गया था? लिबरलिज्म में बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की से थोड़ा सा हटकर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम। तो यहाँ पर बोल रहे कि कोई भी मोनार्की नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को हटाया गया, एब्सोल्यूट मोनार्की को भी हटाया गया। तो यहाँ पर एंटी मोनार्की सिस्टम आएगा और एंटी चार्ज होगा। तो एंड जनरली अपोज द ओल्ड वेस्ट। तो ये सिस्टम चलेगा, ये अपने हिसाब से वहां का एक सिस्टम चलेगा। कैसे? देयर वर ए फोर्स इनटू देमसेल्फ अंटिल 1832, after which they marched with the British liberals. The European counterpart of radicalism was usually referred to as republicanism, which grew out of the French Revolution tradition. तो यहाँ पर ये चीज बोला जा रहा है कि they were a force into themselves. तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को फोर्स किया था until 1832। तो 1832 तक जैसे वहां पर क्या हुआ था? आफ्टर विच दे मार्च विद द ब्रिटिश लिबरल्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश लिबरल के पास साथ उन्होंने ऐड कर लिया, मार्च कर लिया अपने आप को। द यूरोपियन काउंटर पार्ट ऑफ रेडिकलिज्म वाज यूजुअली रेफर्ड टू एज रिपब्लिकनिज्म। तो उसके बाद क्या है कि हुआ कि यूरोप में जो रेडिकलिज्म स्प्रेड हो रहे थे, ये ब्रिटिश के जो रिपब्लिकन सिस्टम थे उसके साथ ऐड कर लिया। मतलब इंग्लैंड में यहाँ पर लिबरल जो सिस्टम थे ये धीरे धीरे करके ये रिपब्लिकन सिस्टम में आना स्टार्ट कर दिया था, मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। और इस टाइम ये यूरोप में क्या हुआ था? यूरोप में हुआ था रेडिकलिज्म स्प्रेड कर रहे थे। तो बाद में ये रिपब्लिकनिज्म और रेडिकलिज्म दोनों एक दूसरे के साथ मार्च कर लिया था। तो ये चीज यहाँ पर बोला जा रहा है, which grew out of the French Revolution tradition। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो वहां से जो आइडियोलॉजी आए थे उसके ऊपर बेस करके ये रेडिकलिज्म एंड रिपब्लिकनिज्म को आइडियोलॉजी आ रहा था। Republicanism sought complete political equality in the form of universal suffrage. Republicanism opposed monarchy and the Catholic Church। तो रिपब्लिकनिज्म में भी क्या बोला जाए? जैसे रेडिकलिज्म का आइडियोलॉजी था, ये रिपब्लिकनिज्म भी सेम आइडियोलॉजी। यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब राजनीतिक हिसाब से सभी लोगों के पास एक ही पावर रहेगा, वही चीज रिपब्लिकनिज्म में बोला जा रहा है। और यूनिवर्सल सफरेज, मतलब मेल फीमेल सबके पास ही यही चीज रहेगा। ध्यान दो कि जो लिबरलिज्म के सिस्टम थे वहां पर सिर्फ मेल लोगों के पास ही पावर थे, वुमेन्स के पास नहीं। और यहाँ पर रिपब्लिकनिज्म में बोला जा रहा है कि सभी लोगों के पास होगा, मतलब रेडिकलिज्म रिपब्लिकनिज्म दोनों ही इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। रिपब्लिकनिज्म ऑपोज मोनार्की, ये मोनार्की के खिलाफ बोल रहे हैं, एंड द कैथोलिक चर्च, और कैथोलिक चर्च के खिलाफ भी बोले। जो रेडिकलिज्म में जो चीज बोला गया रिपब्लिकनिज्म में सिर्फ वही चीज ही वहां पर, यहाँ पर भी सेम चीज ही बोला गया यहाँ पर भी। तो ये हो गया रेडिकलिज्म एंड रिपब्लिकनिज्म। उसके बाद सोशलिज्म। सोशलिज्म को देखते, यहां पर सोशलिज्म है कि समाजतंत्र, जो कैसे आए थे? काउंटर टू लिबरलिज्म वाज सोशलिज्म। तो लिबरलिज्म फिर से, मतलब रेडिकलिज्म और रिपब्लिकनिज्म के एक्सचेंज में जो चीज लिबरलिज्म का जो आइडियोलॉजी आ रहा था ये हुआ था, मतलब लिबरलिज्म का आ रहा था, ये लिबरलिज्म के जो खिलाफ में जो नया आइडियोलॉजी आ रहे थे वो चीज था सोशलिज्म।
which sought economic equality for all। अब जो चीज होगा कि ये इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से ही पूरा चीज को देखा जाएगा। मतलब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जैसे वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिया। पहले इंग्लैंड में आए थे लेट 18th सेंचुरी में, फिर 19th सेंचुरी के शुरुआत में धीरे धीरे करके पूरी यूरोप में स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सोसाइटी में चेंज आए। सोसाइटी में रिच पीपल एंड लोअर मतलब जो पुअर पीपल, ये सब तरह से डिफरेंस हो गया। मतलब देखा जाए फ्रांस में जैसे थर्ड स्टेट वाले बंदे थे, थर्ड स्टेट के अंदर देखा जाए जो मिडिल क्लास लोग थे ये इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। इंडस्ट्री मतलब ये अपने पैसे को जो कैपिटल के होते उसको इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते थे, और ऐसे करके वो धीरे धीरे आगे बन गए इकोनॉमिकली। और उसके बाद क्या हुआ, उस इंडस्ट्री में जो काम करने वाले जो वर्कर्स थे, ये वर्कर्स लेबर्स लोग, ये वहां पर हो गया कि इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन हो गया था। तो ये दोनों के बीच में एक अंतर आ गया था, और यहां से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और पावर का भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ था। और यहां से देखा जाए जो सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड से मतलब इक्वालिटी के ऊपर बेस करके सोशलिज्म के आइडियोलॉजी आए थे। तो लिबरलिज्म से थोड़ा सा काउंटर करते हुए सोशलिज्म का आइडियोलॉजी आए थे। एंड यहाँ पर क्या हुआ, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर ऑल, यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात किया जा रहा था, एंड वाज वेरी मच अगेंस्ट द लेजिस्फेयर आइडियल ऑफ लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म में जो लेजिस्फेयर आइडियोलॉजी को बोला जा रहा था, उसको बहुत ज्यादा ये चीज फॉलो करते थे, उसको बहुत ज्यादा इसके खिलाफ थे। मतलब लेजिस्फेयर इकोनॉमी में है कि तुम अपने हिसाब से तुम और भी जितना ज्यादा आगे जा सकते हो तो आगे जाओ। मतलब वहां पर सिर्फ कैपिटलिज्म को, आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा लेजिस्फेयर इकोनॉमी सपोर्ट करते थे। लेकिन सोशलिज्म में यही चीज बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो बड़े लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, दोनों का आइडियोलॉजी सेम है, दोनों को सेम तरीके से देखा जाएगा। मतलब दोनों को सेम तरीके से देखा जाएगा, यहाँ पर इकोनॉमिकली दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ये सोशलिज्म के आइडियोलॉजी यहाँ पर थे। तो लिबरलिज्म में लेजिस्फेयर इकोनॉमी को जो सपोर्ट करते थे, लेजिस्फेयर आइडियोलॉजी को जो सपोर्ट करते थे, उसके खिलाफ पूरा था ये सोशलिज्म के आइडियोलॉजी। तो सोशलिज्म में और क्या चीज बोला गया, सोशलिज्म लुक्ड एट द फ्री मार्केट इकोनॉमीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप इन द मिडेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने या देखा कि फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स, तो फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम था जो वेस्टर्न यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस जो कंट्री है, वहां पर फ्री इकोनॉमिक्स मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम था इन द मिडेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मतलब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था उसके दौरान। एंड सॉ एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स, तो वहां पर क्या देखा, वहां पर देखा कि जो वर्कर्स थे जो इंडस्ट्री में काम करते थे उससे शोषण किया जाता था। लीडिंग मिजरेबल एक्सिस्टेंस, तो बहुत ही हॉरिबल तरीके से उसे शोषण किया जाता था। वाइल मैन्युफैक्चरर्स प्रॉफिटेड एनोरमसली, और वहां पर सिर्फ यही चीज का ध्यान दिया जाता, सिर्फ प्रॉफिट। मतलब जो भी मैन्युफैक्चर, मतलब जो भी चीज सामान प्रोडक्शन होता था, सिर्फ प्रॉफिट के वजह से वो काम होता था। तो सोशलिज्म का आइडियोलॉजी जब हुआ था, मतलब जो स्प्रेड हो रहा था, तब इसी चीज के ऊपर बेस करके ये आए थे। तो अब क्या हुआ, सोशलिस्ट ने क्या किया, सोशलिस्ट फेल दैट व्हिच द रिच प्रॉफिटिंग सो मच। तो सोशलिस्ट लोग यहाँ पर से देखे थे कि रिच लोग ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, द पुअर शुड गेट सम ऑफ द बेनिफिट्स। तो पुअर लोग इससे बहुत ही कम तरीके से वो उसको बेनिफिट मिल रहा है। सिंस वर्कर्स लेबर सपोर्टेड द एंटायर सिस्टम, तब भी देखा जाए कि वर्कर्स लेबर जो थे ये पूरे सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे। मतलब रिच लोग और भी ज्यादा रिच हो रहे थे और उसी सिस्टम को पुअर लोग सपोर्ट कर रहे थे। वर्कर्स जो पुअर वर्कर्स थे उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो सोशलिस्ट क्या किया, देयरफॉर वांटेड टू नेशनलाइज पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो उन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि नेशनलाइज पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी को नेशनलाइज किया जाए, सच एज इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। तो इंडस्ट्री और फाइनेंशियल दोनों सेक्टर को, गिविंग दिस एरियाज ऑफ द इकोनॉमी ओवर टू द गवर्नमेंट कंट्रोल। अब इसे गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर ले आया जाए, ठीक है। इससे पहले जो लिबरलिज्म सिस्टम में थे उसमें लेजिस्फेयर इकोनॉमी सिस्टम थे, और लेजिस्फेयर इकोनॉमी सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और प्रॉफिट तभी होगा जब अगर कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी होगा। मतलब कैसे प्रॉफिट, मतलब तुम मोर एंड मोर प्रोडक्शन, ये ऑब्वियसली ये पब्लिक सेक्टर में तो हो नहीं सकता, ये प्राइवेट सेक्टर में ही हो सकता है। मतलब मोर एंड मोर प्रोडक्शन, अगर काम करो तो तुम यहाँ रह सकते हो, काम ना करो तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर में नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर में ही हो सकता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर होता है इसके ऑपोजिट, जो गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, यहाँ पर मोर एंड मोर प्रॉफिट के चक्कर में होता है कि जो वर्कर्स लोग थे उसे शोषण किया जाता है, उसे एक्सप्लॉयटेशन के शिकार होना पड़ता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट के सेक्टर में जो होता है, वहां पर सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाता है। यानी सरकार के द्वारा इस अगर इंडस्ट्रीज को चलाया जाए तो वहां पर पुअर्स लोगों को सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा। वहां पे सिर्फ प्रॉफिट के लिए वहां पर काम नहीं किया जाएगा। तो इसी चीज के ऊपर ध्यान देते हुए सोशलिस्ट लोग ने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया कि
जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है या प्राइवेट सेक्टर है, इस सबको पब्लिक सेक्टर बनाया जाए, इसको गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट करे। Thus, the benefits could be distributed more equally to the various members of the society। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो बेनिफिट्स है ये होगा कि अब मतलब जो एक इंडस्ट्री में बनने के बाद, जो सामान बनने के बाद वहां से जितने भी प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट सबके अंदर समान तरीके से बांटा जाएगा। मतलब इसमें सिर्फ रिच और भी रिच नहीं होगा, पुअर और भी पुअर नहीं होगा, इसमें देखा जाए कि सबके अंदर समान तरीके से बांटा जा रहा है। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे। रॉबर्ट ओवेन, ए मैन्युफैक्चरर इन मैनचेस्टर। तो रॉबर्ट ओवेन क्या था, ये जो एक मैन्युफैक्चरर थे मैनचेस्टर में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशलिस्ट। तो ये पहले सोशलिस्ट थे। तो रॉबर्ट ओवेन, उन्होंने एक इंडस्ट्री भी बनाए थे। देखा जाए तो उनको यूटोपियन सोशलिस्ट भी कहते हैं। यूटोपियन मतलब है कि जो सोशलिज्म के जो आइडियोलॉजी जब पहले पहले शुरुआत हुए थे, तो उसी टाइम में जो पहले जो शुरुआत हुए थे उसी टाइम में जो लोग इसे चला रहे थे, ठीक है, जो एकदम से आदि टाइम बोला जाता है, वहां पर बेसिक लेवल में वो चला रहे थे। तो ये यूटोपियन आइडियोलॉजी, तब ये आइडियोलॉजी इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था। तो क्या किसके हाथ से आया था, रॉबर्ट ओवेन के हाथ से, जो एक इंग्लैंड में एक मैनचेस्टर में वहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चलाते थे। और वो पहले बंदा थे कि वो अपने वर्कर्स के बारे में उन्होंने सोचा कि देखा कि वर्कर्स कितने खराब कंडीशन में जीते हैं, तो उनके लिए सोचकर वो अपने हिसाब से उनके लिए सोशलिज्म का आइडियोलॉजी अप्लाई किया था। और उनका ये मानना था कि अगर ऊपर के क्लास से, मतलब जो अपर क्लास में जो लोग रहते, अगर वो लोग नीचे वाले लोग, मतलब जो वर्कर्स लोग वहां पर काम कर रहे हैं, उनके लिए अगर ध्यान दे, तो इसी तरह से सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी है ये धीरे धीरे स्प्रेड करेगा। मतलब वो अपर क्लास से लोअर क्लास की तरफ ये डिस्ट्रीब्यूशन आइडियोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सपोर्ट करते थे। तो हालांकि ये ज्यादा हुआ नहीं, बाद में ये यूटोपियन जो सोशलिज्म का आइडियोलॉजी ये फेलियर हुआ था। जो भी हो, ये तुम्हारा टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग देखते हैं, जो सोशियोलॉजी का सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी ये देखा जाए ये पहले इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। ऑब्वियसली इंग्लैंड में लेट 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। तो इंग्लैंड से सोशलिज्म का आइडियोलॉजी पहले स्टार्ट हुआ था। फिर अर्ली 19th सेंचुरी में फ्रांस और दूसरे जो यूरोपियन कंट्री है, वहां पर धीरे धीरे करके सोशलिज्म का आइडियोलॉजी स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था ये। तो हालांकि अभी तक जितने भी आइडियोलॉजी हम लोग देखे, सभी आइडियोलॉजी फ्रांस से स्टार्ट करके दूसरी यूरोपियन कंट्री में स्प्रेड कर रहे थे। लेकिन ये सोशलिज्म का आइडियोलॉजी इंग्लैंड से स्टार्ट कर फ्रांस और दूसरी यूरोपियन कंट्री में स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद नेशनलिज्म मतलब ये चीज मैंने बोला कि फ्रांस में 1789 के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद फ्रांस में जितने भी स्टेप लिया गया था, और उस स्टेप के ऊपर से बेस करके लोगों के बीच में जितने भी सोच आए थे, तो ये सभी पांचों आइडियोलॉजी के ऊपर बेस मतलब उसको सपोर्ट करते हुए सोच आए थे। लेकिन सबसे ज्यादा जिस आइडियोलॉजी को लोग सपोर्ट किया था, मतलब जो सोच आए थे सबसे ज्यादा, वो था नेशनलिज्म का सोच। नेशनलिज्म में क्या हुआ था, नेशनलिज्म वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द इजम्स इन दिस पीरियड। तो इस टाइम में इजम मतलब तंत्र, तो इस टाइम में जितने भी तंत्र आए थे या इजम आए थे, सभी के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल थे ये नेशनलिज्म। तो जातीयतावाद, ठीक है, ये नेशनलिज्म के जो थ्योरी थे, ये सबसे ज्यादा आए थे, फेमस था। फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट्स। तो इस टाइम में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट्स थे, जिसके वजह से क्या हुआ था, हैड इंस्पायर्ड जेलसी throughout the rest of the Europe. Other nations disorganized as they were wanted to unify. तो इस टाइम में क्या हुआ था, फ्रांस और इंग्लैंड को देखकर बहुत सारे जो कंट्रीज थे उस टाइम यूरोप में, नेशंस थे, ये सब जेलसी फील करते थे, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस यूनिफाई थे, बाकी सब कंट्रीज इतना यूनिफाई नहीं थे। तो वो चाहते थे कि वो भी ऑर्गेनाइज होए इंग्लैंड फ्रांस की तरह, वो अपने जो जाति है इस जाति को टॉप पर ले जाए। तो अपने जाति को, मतलब एक जाति को, अपने जाति को दूसरी जाति से महान साबित करे। तो ऐसे करके वो अपने जो कंट्री है इस कंट्री को यूनिफाई करना चाहते थे, ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। तो इसके वजह से देखा जाए बाद में जाकर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली आए थे। और भी अगर आगे जाकर इसका साइड इफेक्ट देखा जाए तो उसमें जाकर जो बॉल्कन जो प्रॉब्लम आए थे, और उसमें बाद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आए थे, इसके वजह से नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके। तो इसके बाद क्या है, क्विकली आउटलॉड बाय रिएक्शनरी फोर्सेस।
तो नेशनलिस्ट ग्रुप फॉर्म्ड सीक्रेट सोसाइटीज। तो इसमें क्या हुआ, वो जो उन्होंने क्या किया, क्विकली आउटलॉड बाय रिएक्शनरी फोर्सेस, मतलब रिएक्शनरी फोर्स उन्होंने इसके द्वारा उन्होंने क्विकली रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। तो नेशनलिस्ट ग्रुप फॉर्म्ड सीक्रेट सोसाइटीज, तो वहां पर नेशनलिस्ट ग्रुप जो बनाता बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं, सच एज द इटालियन कार्बोनारी एंड जर्मन बुस्टेन स्क्रैफ्ट। तो ये जो सीक्रेट सोसाइटी ऐसे टाइप का बनाते थे, जैसे कार्बोनारी चलाते थे, मासिनी चलाते थे उस टाइम, ऐसे टाइप के बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे जो नेशनलिज्म आइडियोलॉजी को बेस करके अपने जो स्टेट या कंट्री में रहते थे उसको उसको यूनिफाई करने के लिए और उसको आजादी दिलाने के लिए वो आगे बढ़ रहे थे। दिस सोसाइटीज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपागेंडा, लीफलेट्स एंड प्लॉटेड रेबेलियंस। तो ये क्या करते थे, ये सोसाइटी जो ये सीक्रेट सोसाइटी होते थे, ये अपने सोसाइटी चलाने के लिए एक प्रोपागेंडा बनाते थे जिसमें लीफलेट होता था, जिस लीफलेट में सभी चीज लिखा होता था, मतलब ये यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा होता था, एंड उनका जो मेन मोटो था वो भी लिखा होता था। एंड प्लॉटेड रेबेलियंस, जो रेबेलियन को कैसे आगे जाना है इसको उनको गाइड करने के लिए ये चीज यहाँ पर लिखा होता था। Often nationalism combined with other ideological issues from liberalism and socialism। बाद में जाकर नेशनलिज्म दूसरे जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे जैसे लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म, ये सब आइडियोलॉजी के साथ ये कॉम्बाइन हो गया था। ठीक है, मतलब नेशनलिज्म जो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी को अगर मतलब एक नेशन को अगर नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी पर बेस करके अगर उसको आजादी मिल सकता है, उसको वो यूनिफिकेशन हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो नया कंट्री बन रहा है उस कंट्री में कौन से सरकार चलेगा, कैसे वो कंट्री परफॉर्म करेगा, उसके लिए चाहिए था ये लिबरलिज्म, सोशलिज्म या रिपब्लिकनिज्म, ये सब आइडियोलॉजी चाहिए था। तो नेशनलिज्म आता है पहले। इन 1831 जोसेफ मासिनी फाउंडेड योंग इताली। तो कार्बोनारी से शुरू हुआ, उसके बाद जोसेफ मासिनी उन्होंने क्या किया, और एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया था, वो था क्या, योंग इताली। जो योंग इताली मूवमेंट इस टाइम में पूरी इताली में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो ये भी नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, देखा जाए ये स्टार्ट हुआ था 1789 में, फ्रांस से ये स्टार्ट हुआ था। फ्रांस में पहले नेशनलिज्म आइडियोलॉजी आए थे और वहां से धीरे धीरे करके ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था नेशनलिज्म, मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी फेमस हुआ था। और इसमें देखा जाए जो नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस में राज करते थे, तो उनका जो 1804 से 1815 का टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड में नेपोलियन जैसे यूरोप में वो अपना एम्पायर बनाना स्टार्ट किया था, तो उसी टाइम पीरियड में देखा जाए पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी धीरे धीरे करके वहां पर स्प्रेड कर रहे थे वहां पर। तो मतलब बाहर की जाति अगर हमारे यहाँ पर कब्जा करके हमें यहाँ पर शासन कर रहे हैं, तो हमें यूनिफाई होना पड़ेगा, हमें उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, ऐसे करके उनके अंदर नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी आ रहा था। और भी बहुत सारे कारण है। और उसके बाद 1815 से 1848 इसी टाइम दौरान जब वियना कांग्रेस आ गया, तो वियना कांग्रेस आकर उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने ऑर्थोडॉक्स वाला सिस्टम मतलब कंजर्वेटिविज्म वाला सिस्टम को बाद में वापस ले आने की कोशिश किया था, तो उसके खिलाफ भी जाकर आम जनता नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके उन्होंने फिर से अपने पूरा अपने वो जो नेशन का जो स्वीकृति इसी के लिए उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए नेशनलिज्म आइडियोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी टाइम के दौरान, या 19th सेंचुरी के पूरे हिस्ट्री के दौरान ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी। और सबसे बड़ी बात है नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी में और एक चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी और स्प्रेड करने का भी और एक चीज था जो नेशनल फीलिंग, ये हुआ था रोमांटिज्म के नाम भी यहाँ पर आ सकता है। जैसे रोमांटिज्म, ये रोमांटिज्म क्या है, रोमांटिज्म है कि जैसे उस टाइम में दौरान बहुत सारे अच्छा मतलब बहुत सारे लोग जो लिखते थे, अपने लिखने के वजह से, जैसे अपने अपने जो आर्ट के दौरान आर्ट के वजह से जो क्रिएट करते थे उसके दौरान वो अपने नेशनलिज्म का आइडिया को उसके माध्यम से स्प्रेड कर रहे थे, जैसे पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक। तो इसके वजह से वो लोग अपने नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी को स्प्रेड करते थे। अब लोगों के पास ये चीज जाता था, ठीक है, लोग वो पढ़ते थे, लोग वो पोएट्रीज को पढ़ते थे, वो स्टोरीज को पढ़ते थे या म्यूजिक को सुनते थे, तो वो भी उस आइडियोलॉजी के से जाकर बहुत ज्यादा प्रभावित होता था। ये चीज जो हो गया, ये हो गया रोमांटिज्म। ये रोमांटिज्म के वजह से भी नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी भी बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था। और इसका भी देखा जाए रोमांटिक्स जो आइडियोलॉजी है, मतलब जैसे जो लोग रोमांटिज्म के माध्यम से नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहे थे, उनका एक एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर,
तो ये जोहान गॉटफ्राइड हार्डर ये रोमांटिज्म के मदद से नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहे थे। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने डास वॉल्क जो कॉमन पीपल के लिए उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। जो उन्होंने लिखा था वो 10 वॉल्क है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज उन्होंने मेंशन किया था। जर्मनी जो नेशन थे उस नेशन के स्पिरिट के बारे में बोला था, वहां पर नेशन में कैसे प्रॉब्लम हो रहे थे लोगों को, मतलब उसके बारे में पूरे नॉलेज देने के लिए वो चीज बोलना स्टार्ट कर दिया। और ये भी जब लोगों के बीच में जा रहे थे तो लोग उस आइडियोलॉजी से ज्यादा बहुत ही ज्यादा उससे मतलब प्रभावित हो रहे थे। तो इसके वजह से भी देखा जाए बाद में जाकर जो इटली और जर्मनी की जो यूनिफिकेशन हुआ था उसके लिए भी ये रोमांटिसिज्म का जो उन्होंने रास्ता अपनाया था उस टाइम में, जो फिलोसोफर्स लोग या जो लिखने वाले लोग जो अपनाए थे, ये इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल होता है इसमें। उसके बाद कॉन्जर्वेटिज्म ये सिस्टम 1815 के बाद से धीरे धीरे करके आना स्टार्ट कर दिया। मतलब देखा जाए जो एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम 1789 में था, उसके बाद जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस के हालात चेंज होने लगे। फ्रांस के हालात को देखकर धीरे धीरे करके वहां पर ये पूरे यूरोप में स्प्रेड होने लगा, वहां का गवर्नमेंट चेंज होने लगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट भी फिर इसके लिए बहुत ज्यादा रोल है। नेपोलियन बोनापार्ट भी दूसरे देश को कब्जा करते थे, वो अपने हिसाब से वहां पर गवर्नमेंटल सिस्टम बनाते थे। तो इसी तरह से देखा जाए तो फ्रांस में अब धीरे धीरे करके पुराने जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा था। लेकिन जैसे 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद फ्रांस में जब वियना कांग्रेस के जो मीटिंग हुआ था, मतलब सॉरी ऑस्ट्रिया में जो वियना कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था, वहां पर सभी लोग यही चाहते थे, जो जितने भी बड़े बड़े कंट्री आए थे सभी लोग यही चाहते थे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो फ्रांस के जो हालात थे, इसी हालात को पूरे यूरोप में वापस ले आया जाए, ताकि वो वाला सिस्टम मतलब जो स्टे वाला सिस्टम था वो पहले से वहां पर रहे, मतलब ज्यादा चेंज होना नहीं चाहिए। इसलिए क्या करते, द फाइनल इंपॉर्टेंट इज्म ऑफ द पीरियड वाज कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म जो फाइनल इज्म है, ये रिएक्शनरी फिलोसफी सपोर्टिंग मोनार्की एंड द ओल्ड वेस्ट। तो इसमें कुछ लोग थे जैसे नोबेलिटी लोग, क्लर्जी लोग, किंग लोग, ये लोग चाहते थे कि उसी फिलोसफी को फॉलो करना जो मोनार्की और या ओल्ड कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, चैंपियन बाय एडमंड बार्क who had been horrified by the French Revolution। तो एडमंड बार्क एक इकोनॉमिस्ट थे जिसने देखा जाए फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो हालत हुआ था फ्रांस में, वो उनको बहुत ही ज्यादा उनको प्रभावित किया था। तो उसमें मतलब उससे हॉरिफाइड हुए थे वो। तो उसमें वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि फ्रांस में अगर ठीक से स्टे करना है, फ्रांस में अगर मतलब शांति चाहिए तो पुराने कंडीशन को वापस ले आया जाए। तो ऑब्वियसली एडमंड बार्क एक एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, एक नोबेलिटी थे, तो इसलिए वो वही सिस्टम चाहते थे वापस ले आने के लिए। तो इसके वजह से ये भी कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो कंजर्वेटिज्म आर्गुड फॉर प्रूडेंट एंड ग्रेजुअल चेंज टू बी मेड एज स्लोली एज पॉसिबल। तो कंजर्वेटिज्म में क्या बोला जा रहा है, कंजर्वेटिज्म में बोला जा रहा है कि ये एक साथ में अगर पूरा चेंज करने के लिए जाओ, मतलब कंजर्वेटिज्म जो लोग फॉलो करते थे वो क्या बोल रहे थे कि वो इस चीज को लेकर आर्गू कर रहे थे कि एक ही मतलब बहुत ज्यादा जल्दी क्या अगर चेंज करने के लिए जाओ या स्लोली चेंज करो। तो यहाँ वो लोग चाहते थे कि कंजर्वेटिव आर्गू मतलब इस चीज के ऊपर आर्गू कर रहे थे कि स्लोली अगर चेंज करो, मतलब धीरे धीरे करके चेंज करो, ताकि अगर जैसे धीरे धीरे करके फ्रांस में जो आइडियोलॉजी आए थे और इस आइडियोलॉजी की वजह से पूरे नया और वर्ल्ड आना स्टार्ट कर दिया था, तो धीरे धीरे करके फिर से वो पुराने वर्ल्ड में अगर जाना है तो ये धीरे धीरे करके जाना है। तो इस कंजर्वेटिज्म जो आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले यही चाहते थे। उसके बाद बिलीव इन मोनार्की सिस्टम को बिलीव करो, द चर्च को बिलीव करो, सोशल हायरार्की सिस्टम को, मतलब हायरार्की मतलब तो है मतलब जो डायनेस्टी वाइज चलता रहता है उसी सिस्टम को बिलीव करो। प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो इसमें ये सब चीज प्रिजर्व रहेगा, मतलब जिसके पास जो चीज है वो पहले से रहेगा। वो अगर उसके पास योग्यता भी नहीं रहा तो तब भी वो उसके पास वो चीज आएगा, वो प्रॉपर्टी रहेगा। तो ये चीज होता है। तो यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर वही ऐसी चीज को वो प्रिजर्व करना चाहते थे। मतलब इसमें क्या होता है कि हमेशा स्टे ही रहेगा सब कुछ। तो दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। तो इसमें क्या है कि वो लोग क्रिटिसिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे या कोई भी मतलब मतभेद जो होता था इसको सपोर्ट नहीं करते थे। इम्पोज सेंसरशिप लॉस। तो जो लॉज आते थे या जो मतलब जो ऐसे लॉ जो समाज के लिए क्षतिकारक था, हानिकारक था, उस लॉ के ऊपर वो सेंसरशिप लेकर आते थे। ये चीज यहां से आए थे।
तो ये 5 आइडियोलॉजी के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो अभी नेक्स्ट जो हम लोग जाएंगे जो नेक्स्ट स्लाइड में, ये स्लाइड है कि द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। 1830 और 1848 में अगर जो दो रेवोल्यूशन है, ये दो रेवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा यूरोप की हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखा जाए फ्रांस रेवोल्यूशन का जो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इसका भी अगर सेकेंड और थर्ड पार्ट भी बोल सकते हैं, 1830 के जुलाई रेवोल्यूशन और 1848 का फरवरी रेवोल्यूशन, ये सब हम लोग बोल सकते हैं। तो इस रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इसमें जानने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा कि 1815 में पेरिस में, ये सॉरी 1815 में वहां पर ऑस्ट्रिया में जो वियना कांग्रेस के हुआ था, वहां से डिसीजन लिया गया क्या कि फ्रांस में बूर्बो डायनेस्टी को रेस्टोरेशन किया जाएगा। उसमें उन्होंने क्या किया, ठीक किया कि लुइस 18 को जो फ्रांस में उनको फिर से वापस उनको वहां पर बिठाया जाएगा, लुइस 18 को। तो लुइस 18 को वहां पर वापस बिठाया। अब लुइस 1815 से लेकर 1825 तक वहां पर शासन किया था। फिर 1825 से स्टार्ट करके 1830 तक देखा जाए वहां पर जो व्यक्ति वहां पर शासन किया था, ये चार्ल्स टेन। तो चार्ल्स टेन यहाँ पर शासन किया था। तो इसमें इस टाइम पीरियड में देखा जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम वहां पर चल रहे थे इस टाइम पीरियड में, मतलब 1850 में जब पुराना इस टाइम में देखा जाता है एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम चल रहे थे। तो इस टाइम में जो 1815 में पहले जो वियना कांग्रेस में जो डिसीजन लिया गया था, वहां पर डिसीजन लिया गया कि पुराने सिस्टम को वापस लिया जाएगा कंजर्वेटिज्म थ्योरी के ऊपर बेस करके। तो इसलिए उन्होंने चाहते थे कि एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम को भी वापस लिया जाए। लेकिन लुइस 18 जब आए थे, उन्होंने फ्रांस के सिंहासन में बैठकर उन्होंने देखा कि अब जैसे भी कोशिश करो ना, पुराने सिस्टम वापस नहीं आ सकते। तो उन्होंने पुराने सिस्टम और अभी का जो नया सिस्टम, इसका बीच का एक रास्ता उन्होंने अपनाया था। तो उन्होंने चाहते थे कि धीरे धीरे करके पुराने सिस्टम को वापस ले आया जाए। तो इसमें कंजर्वेटिज्म थ्योरी को वापस ले आने के लिए उन्होंने भी बहुत सारी कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद भी देखा जाए कि उसके जो राजकाल थे 1815 से 1824 तक, इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे कि कंजर्वेटिज्म मतलब इस आइडियोलॉजी को जो सपोर्ट कर रहे थे, मतलब जैसे नोबिलिटी लोग, क्लैंजी लोग, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान और नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम में ये देश छोड़कर बाहर चले गए थे और इसकी जो प्रॉपर्टी थे फ्रांस में, इसके ऊपर कब्जा हो गया था। फिर ये वापस आए, वापस फ्रांस में आने के बाद ये अपना प्रॉपर्टी को मांग रहे थे। तो फ्रांस में पुराने जो लोग, मतलब जो नए लोग इनके ऊपर कब्जा किया था, वो प्रॉपर्टी देने नहीं वाले थे और ये चाहते थे कि हमारे राइट हमारे वापस आ जाए। तो ऐसे करके बहुत सारे डिबेट हो रहे थे, फिर सरकार के पास ये पेशर भी आ रहे थे। तो 1825 में जब लुइस 18 चले गए थे, तो उसके बाद आए थे जो चार्ल्स टेन। तो चार्ल्स टेन वो तो पूरी तरह से देखा जाए नोबिलिटी का सपोर्टर थे और वो एब्सोल्यूट मोनार्की का सपोर्टर भी थे। तो वो चाहते थे कि एब्सोल्यूट मोनार्की वापस आए और वो मतलब जैसे तैसे करके एब्सोल्यूट मोनार्की को वापस ले आना चाहते थे। तो इसके वजह से बहुत सारे ऐसे सिद्धांत लिया था जो वहां पर बुर्जुआ क्लास और देखा जाए जो कॉमन पीपल है, मतलब लिबरलिज्म और रेडिकलिज्म जो आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, इनके पूरा खिलाफ था। तो इसके वजह से क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा डिबेट वहां पर होना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद से बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ और फाइनली 1830 में जाकर देखा जाए जो चार्ल्स 10 थे उसके खिलाफ और मतलब एक रिवोल्ट हो गया और वो उसके वजह से क्या हुआ, वहां पर सरकार चेंज हुआ और लुइस चार्ल्स 10 को हटाया गया और उसके जगह में नया ऑर्लियंस डायनेस्टी के एक रूलर को वहां पर बिठाया गया जिसके नाम था लुइस फिलिप, उनको बिठाया गया और जिनका शासनकाल चला था 1830 से 1848 तक। ये फ्रांस के हिस्ट्री के मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर चला था। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फ्रांस की हिस्ट्री के लिए और यूरोप की हिस्ट्री के लिए। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। पुअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन होने का मेन कारण और क्या क्या था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा था फ्रांस में, ये भी बहुत ज्यादा पुअर था। द इंडस्ट्रियल क्राइसिस एंड डिप्रेशन ऑफ 1827 टू 1830। तो इस टाइम में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल क्राइसिस हो रहे थे, इकोनॉमिकल डिप्रेशन हो रहे थे। तो इसके वजह से क्या हुआ, 1827 से 1830 तक मतलब वहां पर बहुत ज्यादा क्राइसिस हो रहा था समाज के अंदर, फॉर लोगों को खाना पीना मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था इस टाइम में। द क्रॉप फेलियर्स, तो मतलब क्रॉप फेलियर्स मतलब प्रोडक्शन भी होना भी बंद हो गया 1828 1829, ये जो टाइम पीरियड है इसके टाइम पीरियड में सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहे थे। डिसकॉन्टेंट वाज आल्सो इंक्रीजिंग अमंग द लिबरल
bourgeois who sought economic and political reforms to accelerate the capitalist development of the country. तो इसमें क्या हुआ था, चार्ल्स टेन क्या चाहते थे, एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम चाहते थे, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिद्धांत दिए थे जो लिबरल्स को बिल्कुल पसंद ना आए। और मिडिल क्लास, लिबरल्स मतलब मिडिल क्लास लोग, जो स्पेशली बुर्जुआस लोग, जो चाहते थे कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ले आ जाए और सरकार को नई तरह से उनको तैयार किया जाए, जहां पर कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्री फॉर्मेशन होगा, नई तरीके से हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग इंडस्ट्री में वहां पर हम लोग पैसे को लगाएंगे, मतलब कैपिटल को लगाएंगे, उसके वजह से जो प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट की वजह से हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए हम लोग सोचेंगे, तो आगे ले जा सकेंगे। तो इस चीज के ऊपर वो लोग ज्यादा से ज्यादा उन लोग इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे, लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्की वाले इसके खिलाफ थे। द इमीडिएट कॉज ऑफ द रेवोल्यूशन वाज द ऑर्डिनेंस। तो इमीडिएट, अगर रेवोल्यूशन का इमीडिएट कॉज देखा जाए, जो मतलब होता है ना, जो एक पर्टिकुलर एक इंसिडेंट के बाद ही रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये वही चीज है। तो वो एक ऑर्डिनेंस है जिसमें ऑर्डिनेंस ऑफ सेंट क्लाउड, ये वाला ऑर्डिनेंस है, साइंड बाय द किंग ऑन जुलाई 25 एंड पब्लिश ऑन जुलाई 26 1830। तो 25 जुलाई को ये साइन किया था, 26 जुलाई 1830 को जो चार्ल्स टेन ने क्या किया, तो इसको ये ऑर्डिनेंस ऑफ सेंट क्लाउड को उन्होंने पास किया था। That dissolved the chamber of deputies dominated by the liberal and bourgeois। तो इसके वजह से क्या हुआ, चेंबर ऑफ डेपुटीज, मतलब ऑब्वियसली जो पार्लियामेंटरी जो वहां पर सिस्टम थे, जिसके पास मतलब जो जिस पार्लियामेंट को क्रिएट किया था लुइस 18 ने, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें होता था कि राजा अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उस पार्लियामेंट के पास। तो यहाँ पर वो उस पार्लियामेंट में जो चैम्बर्स ऑफ डेपुटीज थे, चैम्बर्स ऑफ डेपुटीज मतलब यहाँ का जो वहां का जो अपर हाउस वाला सिस्टम, तो उसको डिसॉल्व किया गया। इस और वहां पर कौन लोग बैठे थे, लिबरल बुर्जुआस लोग बैठते थे। मतलब अब एक रूल के वजह से लिबरल बुर्जुआस लोगों को कोई पावर नहीं है, मतलब एक लॉ लेकर आए जो ऑर्डिनेंस के जरिए लिबरल बुर्जुआस का कोई पावर नहीं रहा। ऑब्वियसली लिबरल बुर्जुआस जो इसके खिलाफ हो गया थे। तो लिमिटेड द फ्रेंचाइज थ्रू इम्पोजिशंस ऑफ ए लैंडेड प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन एंड इंक्रीज द रिप्रेशंस ऑफ द प्रोग्रेसिव प्रेस। तो इसमें क्या किया, लिमिटेड द फ्रेंचाइज थ्रू इम्पोजिशंस ऑफ ए लैंडेड प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन। तो इसमें क्या हुआ, जो वहां पर जो जमीन है, इस जमीन को मतलब वो प्रॉपर्टी को फिर से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, वो पहले से जिसके पास थे उसके पास वापस ले आया जाएगा, एंड इंक्रीज द रिप्रेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव प्रेस। तो ये इसमें क्या होगा कि मतलब जो प्रेस है इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाएगा और उसको अपने सही तरीके से उसको यूज किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज ही बोला जा रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ, इन पेरिस ऑन जुलाई 27 एंड आर्म मास अपराइजिंग ब्रोक आउट। तो इसके वजह से आम जनता भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, स्पेशली देखा जाए तो मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो 1830 के जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था उसमें क्या हुआ था, आर्म मास मतलब मास जो आर्म हुए थे, वो क्या हुआ था, अपराइजिंग ब्रोक आउट, वो बहुत ही ज्यादा भड़क हुए, वो अपराइजिंग होना स्टार्ट कर दिया था, वहां से एक मूवमेंट होना स्टार्ट कर दिया था, कॉलिंग फॉर डिफेंस ऑफ द चार्टर ऑफ 1814। तो वो क्या चाहते थे, 1814 में जो चार्टर लेकर आए थे, ये कौन लेकर आए थे, लुइस 18 लेकर आए थे 1814 में, एंड डिसमिसल ऑफ द पॉलीगैनिक कैबिनेट। और उसमें क्या चाहते थे कि पॉलीगैन कैबिनेट को डिसमिस किया जाए। पॉलीगैन कौन था, पॉलीग्नैक थे कि उस टाइम में चार्ल्स टेन के अंदर में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, सॉरी जो प्राइम मिनिस्टर थे, पॉलीग्नैक वही थे। पॉलीग्नैक एक समझ लो कि ये बहुत ही ज्यादा ये एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करते थे, और ये पॉलीग्नैक मतलब वो चार्ल्स टेन बहुत ज्यादा इनको भरोसा करते थे। तो पॉलीग्नैक उनका जो कैबिनेट था, वो कैबिनेट ये डिसीजन लिया था, मतलब चार्ल्स टेन को समझाकर ये डिसीजन लिया था कि इसको ले आ जाए, जो ऑर्डिनेंस ऑफ सेंट क्लाउड है इसको ले आया जाए। तो ऑब्वियसली गलती सभी पॉलीग्नैक कैबिनेट के ऊपर आए थे, तो वो लोग चाहते थे कि पॉलीग्नैक कैबिनेट को यहाँ से हटाया जाए, जो लिबरल्स लोग थे ये चाहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑन जुलाई 29 द इंसर्जेंट्स गेन कंट्रोल ऑफ द ट्यूलरिस पैलेस। ये वही ट्यूलरिस पैलेस है जहां पर एक टाइम में लुइस 15 को बंदी बनाया गया था। तो सॉरी लुइस 15 नहीं, लुइस 16 को बंदी बनाया गया था, लुइस 16 को। तो जुलाई 29 में क्या हुआ था, तो जो उन्होंने क्या किया, ट्यूलरिस पैलेस के ऊपर कंट्रोल किया था ये जो रेबिलियंस लोग है। अदर गो तो वानमेंटल बिल्डिंग्स, तो दूसरे जो अलग बिल्डिंग है वानमेंटल, वहां पर वो लोग बहुत सारे लोग वहां पर गए थे। द रॉयल ट्रूप्स डिफीटेड,
तो जो राजा के जो ट्रूप से ये इसको हराया गया, लेफ्ट पेरिस, तो पेरिस में से वो छोड़ दिया। सम रेजिमेंट्स ज्वाइनिंग फोर्सेस, कुछ रेजिमेंट्स और क्या किया, जो लोगों के जो फोर्स है उसको ज्वाइन कर लिया। रेवोल्यूशनरी आउटब्रस्ट इन प्रोविंशियल टाउन्स, ये and also provincial towns also ended in defeat for the defenders of the ancient regime। तो धीरे धीरे करके ये जो रेवोल्यूशन, ये धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा इसको प्रभावित हो रहे थे। और ये क्या हुआ था, जो पेरिस से जो चीज स्टार्ट हुआ था वो धीरे धीरे करके बहुत सारे अलग अलग जो छोटे छोटे जो टाउन एरिया है उसमें जो बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहा था, और वहाँ के आम जनता के ऊपर ये बहुत ज्यादा वहाँ पर उसके ऊपर इफेक्ट किया था। और उन्होंने वहाँ का जो लोकल अथॉरिटी थी उसके खिलाफ लड़ना स्टार्ट किया था और उनको डिफीट करना स्टार्ट कर दिया था। पावर इन द कैपिटल पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द म्युनिसिपल कमीशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी देखा जाए म्युनिसिपल कमीशन को लेकर आया गया, और पावर जो म्युनिसिपल कमीशन के हाथ में पावर को आप वहां पर ले आया गया। ये मतलब ये जो लॉ ये पास किया गया था, और ये म्युनिसिपल कमीशन के हाथ में ये पावर को आप वहां पर उनके हाथ में कंट्रोल में आ गया था। तो यही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। तो फाइन देखा जाए जो रेगुलेशन मतलब 3 दिन के अंदर ये रेगुलेशन जो विदाउट ब्लड ये रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ था। और ये 1830 के रेवोल्यूशन में जो मेन जो इफेक्ट आए थे, जो यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो गया था। तो सिग्निफिकेंस क्या है 1830 में, ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द चार्टर ऑफ 1830 वाज ड्राफ्टेड। तो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन आए थे जो 1830 के जो चार्टर उसमें ड्राफ्ट हुआ था। इन ओवर थ्रू द पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। तो इसमें क्या हुआ था, पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, जो इसमें एरिस्टोक्रेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अभी जो एरिस्टोक्रेटिक लोग जो वहां पर जो पॉलिटिकल डोमिनेशन रखते थे इसको वो फेंक दिया, मतलब ये लॉ को चेंज किया गया। आप पुट एन एंड टू अटेम्प्ट्स एट रिस्टोरिंग इन एनी फॉर्म व्हाटएवर द फ्यूडल एब्सोल्यूट ऑर्डर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पुट एन एंड टू अटेम्प्ट्स ऑफ रिस्टोरिंग इन एनी फॉर्म व्हाटएवर द फ्यूडल एब्सोल्यूट ऑर्डर। तो फ्यूडल और एब्सोल्यूट इस फॉर्म में जो चीज ऑर्डर दिया गया था उसको एंड किया गया था, उसको रिस्टोर ना करके उसके पूरा उसको एंड किया गया था। मतलब एब्सोल्यूट गवर्नमेंट में जो जो काम किया गया था इस सब कुछ इसको हटाया जा रहा था धीरे धीरे करके। पावर कॉन्क्लूसिवली पास्ड फ्रॉम द नोबिलिटी टू कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बैंकिंग बुर्जुआस। तो पावर पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया था, जो नोबिलिटी के पास से आप धीरे धीरे आ रहे थे, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बैंकिंग सेक्टर में जो बुर्जुआस लोग थे इनके पास आ रहे थे, इनके हाथ में पावर धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दिया था। इन 1830 बुर्जुआस मोनार्की वाज एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस। अब 1830 में बुर्जुआस का मोनार्की फॉर्म हुआ फ्रांस में, और कौन सी डेट में हुआ था, अगस्त 2 में हुआ था। और इसमें कौन आए थे, चार्ल्स 10 आए थे। चार्ल्स 10 रिनाउंस द थ्रोन। उसको चार्ल्स 10 को अपने थ्रोन को छोड़ना पड़ा था, और उसकी जगह में लुइस फिलिप ऑन अगस्त 7 वाज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर। लुइस फिलिप जो ऑर्लियंस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो अब अगस्त 7 में फ्रांस के नया एम्परर बना थे। और इसके वजह से अभी देखा जाए 1815 से स्टार्ट करके जो 1830 तक जो एब्सोल्यूट मोनार्की फॉर्म जो वापस ले आया जा रहा था, उस एब्सोल्यूट मोनार्की फॉर्म को अब हविस से हटाया गया और उसकी जगह में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फॉर्म ले आया गया 1830 से। तो ये सिस्टम आए थे, और ये 1830 से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आए थे, जो आए थे लुइस फिलिप के उनके रूल में आए थे, ये चला था 1830 से स्टार्ट करके 1848 तक। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में एक चीज तो अच्छा हुआ कि लिबरलिज्म जो चाहते थे वो चीज हुआ, उनको मिला। मतलब वो चाहते थे ऐसा एक पार्लियामेंट जिस पार्लियामेंट के पास मोनार्की सिस्टम अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो ये चाहते थे, ये सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अभी तक फ्रांस में रिपब्लिकनिज्म सिस्टम नहीं आए थे और सोशलिज्म सिस्टम नहीं आए थे। तो ये लोग मतलब वर्कर्स, पीजेंट्स, आम जनता लोग ये चाहते थे कि आम जनता को भी मौका मिले, आम जनता भी आगे आ सकते, पार्लियामेंट में सब आ सकते। तो ये चीज मिला। जो भी हो, 1830 के जो जुलाई रेवोल्यूशन था, ये जुलाई रेवोल्यूशन धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ था, और यूरोप के बहुत सारे कंट्री के ऊपर ये अपना इफेक्ट लेकर आए थे। जैसे द रेवोल्यूशन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। इन इटली इट वाज लेड बाय जोसेफ मास्सिनी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। तो जोसेफ मास्सिनी वहां पर यंग इटली और यंग यूरोप मूवमेंट वहां पर चल रहे थे, जिसका यंग इटली वाला मूवमेंट जोसेफ मास्सिनी के ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था वहां पर मूवमेंट। और
वैसे छोटे छोटे सीक्रेट सोसाइटी भी वहां पर आए थे, जैसे कार्बोनारी एक सीक्रेट सोसाइटी है, जर्मनी भी हुआ था। ये इसी तरह से बहुत सारे मूवमेंट वहां पर चल रहे थे। और इस मूवमेंट को अब कौन वहां पर सप्रेस कर रहे थे कि जो ऑस्ट्रिया में जो मेटरनिक के अंदर में जो वहां पर जो फोर्स थे, जो ट्रूप थे, उस ट्रूप के द्वारा, और उनके साथ साथ जो मतलब ट्रीटी ऑफ वियना के टाइम में जो जो बिग फोर वाला कंट्री थे, ये सब क्या कर रहे थे, उनका जो आर्म फोर्स ये मूवमेंट को सप्रेस कर रहे थे, ये मूवमेंट को। और वो कोशिश कर रहे थे कि पुराने एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम को मतलब कैसे भी करके उसका मेंटेन किया जाए, और रेगुलेशन के जरिए धीरे धीरे करके एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म होने वाला था उस टाइम में। सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डेवलप्ड इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। और धीरे धीरे करके इटली में जो हालत स्टार्ट हुआ था, ये धीरे धीरे करके जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड सभी कंट्री में स्प्रेड हो रहा था, एक के बाद एक कंट्री में स्प्रेड हो रहा था। तो ये 1830 के देखा जाए जो जुलाई रेवोल्यूशन के इफेक्ट है बहुत ज्यादा। और इस इफेक्ट के बारे में डिस्कस करने जाओ तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही इसके डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग उसके बाद में चले जाते हैं। अब जैसे भी हो 1830 से 1848 तक ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में फ्रांस में वहां पर ऑर्लियंस डायनेस्टी का जो चार्ल्स टेन है, और सॉरी ऑर्लियंस डायनेस्टी का जो लुइस फिलिप है, लुइस फिलिप वहां पर राज किया था। चार्ल्स टेन को तो पहले ही हटा दिया था, लुइस फिलिप वहां पर राज कर रहे थे। अब 1830 से 1848 तक वहां पर राज किया था, लेकिन वो उस टाइम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। वो लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करके ही आगे बढ़ रहे थे, लिबरलिज्म के पास अपने अपने काम के लिए वो वहां पर रिस्पॉन्सिबल होते थे। लेकिन वो जो वहां के जो पार्लियामेंट थे ना, उस पार्लियामेंट में कहीं पर जाकर वो फेमस नहीं हुए थे, क्योंकि वहां पर लिबरलिज्म लोग भी पूरे उनको सपोर्ट नहीं करते थे, और वो रिपब्लिकन सिस्टम को लेकर नहीं आए थे, तो रिपब्लिकन लोग उसे सपोर्ट नहीं करते थे। सोशलिज्म सिस्टम को लेकर नहीं आए थे, सोशलिज्म लोग को भी उसको सपोर्ट नहीं करते थे। इसके अलावा भी देखा जाए वहां पर बोनापार्टिज्म लोग भी थे, जो बोनापार्ट के डायनेस्टी को फॉलो करते थे। तो वो चाहते थे कि बोनापार्ट डायनेस्टी के कोई भी मेंबर को फिर से वापस ले आ जाए, लेकिन वो भी आया नहीं, तो ये सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब ये ऑर्लियंस डायनेस्टी के जो रूलर थे ना, मतलब लुइस फिलिप, ये फेमस नहीं हुआ था। ये उनके घर में ही वो वहां पर फेमस हुआ, उनका कोई सपोर्टर नहीं थे। तो देखते हैं फरवरी रेवोल्यूशन में क्या हुआ था 1848 में। यहाँ पर फूड स्टोरेज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डिप्रेशन मूव्ड द मिडिल क्लास टू रिबेल अगेंस्ट द रूलिंग क्लास। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ कुछ हुआ, फूड शॉर्टेज हुआ यहाँ पर, मतलब खाद्य का संकट होना स्टार्ट कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट शिकार होना स्टार्ट कर दिया, इकोनॉमिक डिप्रेशन आना स्टार्ट कर दिया। इसके वजह से मिडिल क्लास लोग फिर से क्या हुआ, रेबल किया करना स्टार्ट कर दिया रूलिंग क्लास, जो रूलिंग क्लास है उसके खिलाफ। लुइस फिलिप वाज नॉट ए फैन फेवरेट ऑफ द फ्रेंच मिडिल क्लास। तो फ्रेंच के मिडिल क्लास के फ्रेंच फेवरेट मतलब उनके फेवरेट कभी नहीं थे लुइस फिलिप। फिलिप वाज द एपिटोम of a wealthy out of touch king who cared only for the elite। तो फिलिप क्या करते थे, फिलिप सिर्फ वो वेल्दी मतलब उसके वो वेल्दी लोग थे, और वो सपोर्ट करते थे सिर्फ उसी लोगों को जो एलिट क्लास से बिलोंग करते थे। तो ऑब्वियसली जो लिबरल्स लोगों के सपोर्ट में जो लुइस फिलिप आए थे, उसी को सपोर्ट नहीं करने के कारण लुइस फिलिप का जो उनका जो मतलब उनके जो रेपुटेशन वो धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट कर दिया था। द फैक्ट दैट मच ऑफ द मिडिल एंड कॉमन क्लास लैक्ड द राइट टू वोट। तो इसमें और एक चीज है कि मिडिल क्लास और कॉमन जो आम लोग है, इनके और एक प्रॉब्लम थे कि इनके पास जो वोट देने का अधिकार भी धीरे धीरे ये अधिकार भी इतना नहीं था। तो ये भी एक प्रॉब्लम का कारण था। और एज द मिडिल क्लास स्ट्रोव फॉर मोर राइट्स, तो मिडिल क्लास लोग चाहते थे कि और भी ज्यादा राइट हो, क्योंकि उनके पास, मैंने बोला ना, उनके पास पावर पैसा थे और उनके पास पावर अभी नहीं, क्योंकि ये देखा जाए उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहे थे, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मतलब कैपिटलिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करके बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इनके पास पावर नहीं था। द एरिस्टोक्रेटिक फॉट टू होल्ड देयर पोजिशंस ऑफ पावर। तो एरिस्टोक्रेसी लोग ही ये क्या करते हैं, पावर को अपने हाथ में रखते थे। दे वर हंग्री फॉर चेंज। तो इसमें क्या होता है, मिडिल क्लास लोग आप चाह रहे थे कि एरिस्टोक्रेसी लोगों को हटाया जाए और उसकी जगह में पावर अपने हाथ में आ जाए। तो ये बहुत ही ज्यादा वो इस पावर को हाथ में ले आने के लिए ये हंग्री थे। वेव इन यूरोप टू शिफ्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल। तो पूरे यूरोप में ये धीरे धीरे फैलना स्टार्ट कर दिया, और वहां पर क्या हुआ, ये एब्सोल्यूट मोनार्की को पूरे तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये चीज फैलना स्टार्ट कर दिया था पूरे यूरोप में। हालांकि फ्रांस में उस टाइम में देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वाला गवर्नमेंट चल रहे थे, लेकिन उसमें देखा जाए लिबरल और जो ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते ये लोग भी बहुत ही ज्यादा मतलब ये लुइस फिलिप के अगेंस्ट में हो गए थे। तो अब 1848 के रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में बात किया थे, इसमें क्या हुआ था, सिग्निफिकेंस हम लोग देखते हैं। किंग्स लुइस फिलिप वाज
आउटस्टेड फ्रॉम पावर, उनको पावर से हटाया गया। विथ दिस द वे वाज पेव्ड फॉर द सेकंड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, इसके वजह से ये फ्रांस में दूसरा रिपब्लिक वहां पर बनाया गया। तो पहला रिपब्लिक फ्रांस में कब बने थे? पहला रिपब्लिक फ्रांस में बने थे 1792 में बने थे पहला रिपब्लिक। और लगभग लगभग ये पहला रिपब्लिक उसका अलग अलग फॉर्म था, और जो चला था कम से कम 1804 तक ये चला था अलग अलग फॉर्म को लेकर। और दूसरा रिपब्लिक जो बना था 1848 में, और ये 1848 से लेकर 1852 तक ये चला था दूसरा वाला जो रिपब्लिक थे। तो इसमें क्या हुआ, किंग्स लुइस फिलिप वाज आउटस्टेड फ्रॉम पावर, इसको पावर से हटाया गया। विद दिस द वे वाज पेव्ड फॉर द सेकंड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, फ्रांस में सेकंड रिपब्लिक ऑफ वाला गवर्नमेंट वहां पर स्टैब्लिश किया गया। द रेडिकल रिपब्लिकन्स दे मैनेज टू गेट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू पास सोशलिस्ट प्रोग्राम। तो इसमें क्या है, वहां पर जो उग्र जो रिपब्लिकन वाला लोग थे, ये क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे कि मैनेज टू गेट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो उन्होंने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाना चाहते थे टू पास सोशलिस्ट प्रोग्राम, कुछ सोशलिस्ट एक्टिविटीज को लेकर। तो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। दिस इंक्लूड दिस क्रिएशन ऑफ नेशनल वर्कशॉप्स। तो उसके वजह से उन्होंने क्या किया, एक नेशनल वर्कशॉप उन्होंने आयोजित किया था, विच वर सेंट्रलाइज state owned manufacturing establishment where workers should be guaranteed work। तो इस वर्कशॉप में मेन मोटो क्या था कि सभी काम को सेंट्रलाइज किया जाएगा, स्टेट के हाथ में भी रखा जाएगा, मतलब सेंट्रल के द्वारा और स्टेट के द्वारा इसके कंट्रोल किया जाएगा। और वहां पर क्या होगा, वहां पर प्रोडक्शन होगा, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगा, ताकि वर्कर्स को मतलब गारंटी मिल सके कि वो अपना काम मिल सके। मतलब लगभग लगभग वहां पर उनका सभी को वहां पर एम्प्लॉयमेंट के मिल सके, और वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद वहां का कम से कम जो पैसा उनको वहां से मिल सके। तो ये चीज वहां पर देखने के लिए यहाँ पर नेशनल वर्कशॉप को आयोजित किया गया था। आफ्टर द जून 1814 द फ्रेंच बिगन टू ड्रॉ अप ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1848 के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में आए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड प्रोविजंस फॉर ए स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट के दाबी उठ रहा था, हु वुड बी इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल मेल सफ्रेज। अभी भी इसमें गड़बड़ है, अभी भी। तो इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो जिसको इलेक्शन के जो द्वारा जिसको ले आया जाएगा, लेकिन गड़बड़ कहाँ है, सिर्फ मेल लोग ही वहां पर वोट देंगे, सिर्फ मेल, फीमेल नहीं। तो ऑल एडल्ट मेल वुड वोट, यहाँ पर जो एडल्ट मेल है सभी एडल्ट मेल यहाँ पर वोट देंगे, तो इसके द्वारा लेकर आया जाएगा। तो इसमें कौन लेकर आए थे, लुइस नेपोलियन बोनापार्टे, जो नेपोलियन फास्ट का न्यूप्यू था, तो उसको लेकर आया गया, लुइस नेपोलियन बोनापार्टे। तो इसको नेपोलियन थर्ड भी हम लोग कह सकते हैं। तो ऑन द नेम ऑफ नेपोलियन थर्ड वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। नेपोलियन थर्ड को वो इलेक्शन के जरिए जीतकर वो वहां का प्रेसिडेंट बना था। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ 1848 रिवर्बरेटेड थ्रू आउट यूरोप। तो ये धीरे धीरे करके ये भी जुलाई रेवोल्यूशन के तरीके से ये पूरे यूरोप में स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, रिजल्टिंग इन ए सीरीज ऑफ रेवोल्यूशनरीज मोस्ट पावरफुली इन जर्मनी एंड वियना। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पर किया था, देखा जाए पूरे यूरोप में इफेक्ट कर रहे थे। तो जर्मनी और स्पेशली देखा जाए तो ऑस्ट्रिया में भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था। ऑस्ट्रिया के जो कैपिटल थे वियना, वहां पर भी। इन ब्रिटेन द फ्रेंच अपहीवल रिवाइव्ड द चार्टिस्ट मूवमेंट। तो ब्रिटेन में भी इसका इफेक्ट आए थे, वहां पर चार्टिस्ट मूवमेंट स्प्रेड हुआ, वहां पर स्प्रेड कर गया था चार्टिस्ट मूवमेंट, जो फ्रेंच फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड थे। इन लंदन हाउएवर नो बैरिकेड्स वेंट अप इन लंदन स्ट्रीट्स। तो लंदन में क्या हुआ था, हाउएवर नो बैरिकेड्स, कोई भी बैरिकेड्स नहीं थे, वेंट अप इन लंदन स्ट्रीट, लंदन के स्ट्रीट में। इंस्टेड ए न्यू पेटिशंस वेंट टू पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट में एक नया पेटिशन आ रहा था तब उसी टाइम में। तो ये देखा जाए फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के सबसे बड़े जो इफेक्ट आए थे, उस इफेक्ट के दौरान मतलब फ्रांस में तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आया, उसके वजह से फ्रांस में वहां का जो गवर्नमेंट सिस्टम चेंज हो गया। तो वहां का सेकंड रिपब्लिक गवर्नमेंट वहां पर आए थे, और धीरे धीरे करके वहां पर 1848 से वहां पर मतलब जो थर्ड नेपोलियन का वहां पर उनका कहानी स्टार्ट हो रहा था। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ था, मेन जो इफेक्ट हुआ था वो था ऑस्ट्रिया में, जो वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है मेटरनिक, इनका डिक्लाइन हो गया था ये फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के इफेक्ट के वजह से। वो वहां से भागने के लिए मजबूर हो गए थे, और बाद में वहां पर भागकर वो इंग्लैंड में चले गए थे। तो उसके वजह से ऑस्ट्रिया के ऊपर भी ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था ऑस्ट्रिया के ऊपर। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक देखते कि नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी बॉल्कन एरिया में कैसे वहां पर इफेक्ट किया था। बॉल्कन एरिया ये स्पेशली कहां पर है, बॉल्कन एरिया जो देखा जाए ये
मेडिटेरियन सी के ऊपर जो ईस्टर्न यूरोपियन पार्ट में है, मतलब रशिया के साउथ में ईस्टर्न यूरोपियन पार्ट में है बॉल्कन एरिया, और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज है जैसे ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, ये सब बहुत सारे छोटा छोटा मतलब यहाँ पर कंट्रीज है। ये कंट्री जो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर थे, तो उससे पहले देखा जाए मेडिवल टाइम पीरियड में देखा जाए ये टर्की के ऑटोमन एम्पायर के अंदर आते थे। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड चलने लगा, टर्की के ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लगा, उनके पावर भी कम होने लगे। तो अब इसी दौरान क्या होते थे कि रशिया, ऊपर से रशिया के जार का नजर आए थे इसी जगह के ऊपर, और दूसरी बात है कि ऑस्ट्रिया के नजर भी आए थे, ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर के नजर आए थे इसी जगह के ऊपर। तो दोनों इसी जगह को कब्जा करने के लिए स्टार्ट किया था, और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गया था। अब इसी फाइट के दौरान यहाँ पर बहुत सारे यूरोपियन मतलब जो फेमस कंट्री है जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, उसके दौरान ये देखा जाए जर्मनी, इटली का यूनिफिकेशन भी हो गया, तो ये लोग भी इसी पॉलिटिक्स में अंदर आ रहे थे। तो इसके वजह से यहाँ पर भी बॉल्कन वाला जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो गया था। और यहाँ पर जो बॉल्कन में नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी उस टाइम वहां पर स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने पहले बोला था कि नेशनलिज्म आइडियोलॉजी नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से फैलना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद 1830 और 1848 में दो रेवोल्यूशन की वजह से और भी ज्यादा नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी फैल गया था। तो ये नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी अब धीरे धीरे करके यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर में जो लोग रहते थे, मतलब जो अलग अलग रहते थे, जो स्लैब रहते थे वहां पर, जो पोलिश रहते थे या बुल्गारियन रहते थे, इन लोगों के ऊपर वो चीज इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और वो लोग धीरे धीरे सोचने लगे कि हमें अपने कंट्री के लिए लड़ना है, हमें अपना एक नेशन चाहिए, हमें एक अपना अपने जाति के लिए अपने एक नेशन चाहिए, हमें उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तो अपने नेशन के लिए वो धीरे धीरे करके वहां पर लड़ना स्टार्ट कर दिया, और वहां से बल्कन में नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। तो द ऑटोमन, यहाँ पर देखते हैं, द ऑटोमन एम्पायर वाज ए डोमिनेंट मुस्लिम regime ruling over predominantly क्रिश्चियन पीपल। तो ऑटोमन एम्पायर में क्या हुआ था, यहाँ पर क्या है थे, ऑटोमन एम्पायर में जो टर्की में आता है यहाँ पर मुस्लिम लोग डोमिनेट करते थे। तो रिजाइन रूलिंग ओवर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन पीपल। तो यहाँ पर क्या होता था कि पहले यहाँ पर पहले प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन पीपल, तो यहाँ पर पहले क्रिश्चियन लोग डोमिनेट करते थे, कि बाद में जाकर मुस्लिम लोग ऑटोमन एम्पायर के द्वारा यहाँ पर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज में उस आपत्ति थे, मतलब बॉल्कन्स एरिया में जो लोग वहां पर रहते थे वो लोग स्पेशली वो क्रिश्चियनिटी लोग हैं, अब उसके ऊपर एक मुस्लिम लोग आकर उसके ऊपर डोमिनेट कर रहे, तो ये चीज उनके लिए आपत्ति थे, तो उससे अंदर से वो निकलना चाहते थे, मतलब एक धर्म का इश्यू भी यहाँ पर आ गया था। उसके बाद द स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन इन वेस्टर्न यूरोप एंड इंस्पायर्ड बाय रोमांटिक nationalistic feeling, the ethnic constituents of Balkan demand liberty। तो इसमें क्या हुआ, द स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन। तो जो नेशनलिस्ट जो रेवोल्यूशन है ये क्या हुआ इन वेस्टर्न यूरोप, ये वेस्टर्न यूरोप में धीरे धीरे करके स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, एंड इंस्पायर्ड बाय रोमांटिक नेशनलिस्टिक फीलिंग। तो रोमांटिज्म के आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके ये चीज से फैलना स्टार्ट कर दिया। मतलब रोमांटिज्म आइडियोलॉजी मैंने बोला जो पोएट्री के जरिए या मतलब स्टोरी के जरिए, म्यूजिक के जरिए धीरे धीरे करके फैलना स्टार्ट कर दिया। द एथनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बॉल्कन्स डिमांड लिबर्टी। अब वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे लिबर्टी चाहते, मतलब लिबरलाइजेशन का आइडियोलॉजी उनके बीच में आना स्टार्ट कर दिया। वो धीरे धीरे यहाँ से उदार मेंटेलिटी का ऊपर सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहते थे। They base their claims on their distinct national identities. So they base their claims on the distinct national identities and historical reference to earlier state of independence. तो ये क्या करते थे, अपने आइडेंटिटीज को, अपने नेशनल आइडेंटिटीज को लेकर वो अपने लिए एक नेशन चाहते थे, एंड हिस्टोरिकल रेफरेंस टू अर्लियर स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो अपने जो स्टेट के जो पहले के जो रेफरेंस है, मतलब एंशिएंट टाइम का या मेडिवल टाइम का जो हिस्ट्री है, हाँ, तो उसको रेफरेंस तरीके से लोगों के सामने रखते थे। जैसे ग्रीस आप उस टाइम में टर्की के ऑटोमन एम्पायर के अंदर थे, तो ग्रीस आप क्या कहते थे, ग्रीस कहते थे कि अपने एंशिएंट हिस्ट्री का वो सामने रखते थे लोगों के सामने, कि हम एंशिएंट टाइम पीरियड में हमने ग्रीस में इतना ज्यादा फेमस था, ग्रीस की हिस्ट्री इतना ज्यादा फेमस, तो अब हम इन लोगों के अंदर क्यों रहे, हम अपने हिसाब से अपना एक कंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रीस में भी नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिए थे। इसी करके बॉल्कन के दूसरे कंट्री में भी आ रहा था। एज द ऑटोमन एम्पायर वीकेंड, इस टाइम में क्या हो रहा था, ऑटोमन एम्पायर भी वीकेंड हो रहा था।
द वेरियस नेशंस ब्रोक फ्री। तो वेरियस नेशंस क्या हो रहे थे, जो दूसरे नेशन थे जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर, वो धीरे धीरे करके आजादी के लिए वो लड़ने स्टार्ट कर दिया था। और ऑटोमन एम्पायर क्यों वीक हो रहा था, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ना मेडिवल टाइम पीरियड में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहे थे तो उसी हिसाब से वो अपने आप को जो मॉडिफिकेशन करना ये वो किया नहीं, वो अभी भी ओल्ड सिस्टम से तरीके से चल रहे थे, वो अपने आप को उसी तरह से इम्प्रूव नहीं किया था। तो जैसे इम्प्रूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो खो जाएंगे। तो वही चीज हो रहा था ऑटोमन एम्पायर के साथ, वो धीरे धीरे करके वीक हो रहा था और वीक के बाद वो धीरे धीरे हो रहा था। ये नेशनलिज्म इन द बॉल्कन्स, तो बॉल्कन के एक छोटा सा मैप यहाँ पर डाला गया, ये ईस्टर्न यूरोप के साइड के मैप यहाँ पर डाला जा रहा है। तो जहां पर देखा जाए बॉल्कन के एरिया में, जैसे यहाँ पर ये फोकस कर रहा है ये ग्रीस, ग्रीस, इसके ऊपर मतलब अल्बाइन, यहाँ पर जो बड़ा है बुल्गारिया, उसके ऊपर है रोमानिया, यहाँ पर जो ग्रीन वाला ये सर्बिया, यहाँ पर सर्बिया के नीचे लेफ्ट साइड में मॉन्टेनिग्रो, यहाँ पर बहुत सारे हैं। और ये सब जगह में धीरे धीरे करके जो बॉल्कन मतलब नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी फैल रहा था, स्टार्ट कर दिया था। और ये चीज आगे जाकर भी बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया था। और इसके वजह से देखा जाए मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए ये बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। तो आज ये वीडियो यही था। तो अभी तक ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, मतलब ये चैप्टर हम लोग चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर को अगर खत्म करना है तो और भी ज्यादा वीडियो चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन को लेकर बात करेंगे, जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। तो आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।